डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट इंडियन एजुकेयर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री। और ये केमिस्ट्री मीन्स 11th-12th दोनों के लिए स्टार्ट हो रहा है। बट अभी स्टार्टिंग केस में भी हम लोग पहले क्लास 11th के टॉपिक्स को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के पैरेलल 12th का भी होगा, बट अभी स्टार्टिंग आपके क्लास 11th से हो रहा है। तो आज के इस लेक्चर में हम टोटली पढ़ने वाले हैं पूरी तरीके से केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आपसे कर लें। देखिए, अभी रिसेंटली आप लोग क्लास 10th से क्लास 11th में एंटर किए हो, ठीक है। आई होप रिजल्ट्स भी जल्द से जल्द डिक्लेयर होने ही वाले होंगे। तो खैर वो सब तो कंटिन्यूअस वर्क है, हो ही रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि हम अपनी स्टडी है ना, जो भी अपने सब्जेक्ट्स आप आगे लेकर के कंटिन्यू करोगे, वाट एवर है ना, मीन्स कोई भी स्ट्रीम हो सकता है आपका, साइंस या स्ट्रीम या फिर कॉमर्स स्ट्रीम या फिर आप हो सकता है ह्यूमैनिटीज़ लेकर के, जो भी आपको पसंद है। तो सारी चीज़ें जो कुछ भी आप सेलेक्ट करें, जो भी स्ट्रीम सेलेक्ट करें, प्रॉपर तरह से उसको स्टडी करें, उसको आई थिंक अपने चॉइस के हिसाब से सेलेक्ट करें, ठीक है। देखें कि आपको पसंद क्या है, आपकी स्ट्रेंथ किस में ज़्यादा है, किस सब्जेक्ट में आपकी जो पकड़ है या अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत बेहतर है ना। ये सारी चीज़ें आप खुद ही जज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जज करके आप प्रॉपर तरह से स्ट्रीम का सिलेक्शन करिए। तो खैर मैं उतना ज़्यादा वहाँ पे आज डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ चीज़ों के बारे में। वो तो खैर अब आप लोग इतने अवेयर हो चुके हो कि आई थिंक आप वो सारी चीज़ें सेलेक्ट कर ही लोगे कि मुझे कौन से स्ट्रीम को सेलेक्ट करना चाहिए, कौन से नहीं को, ठीक है। वो कोई डाउट्स वाली बात नहीं है। हम अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए कि आपके अगर आप साइंस स्ट्रीम को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, वैसे तो प्रोफेशनल स्ट्रीम है ये हमारा, प्रोफेशनल कोर्सेज अगर आप करना चाहें आफ्टर 12th तो बेटर स्ट्रीम है ये, है ना। प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए ये स्ट्रीम काफ़ी बेटर है साइंस स्ट्रीम वाली। तो अगर आप मैथ स्ट्रीम चूज़ करते हैं या फिर साइंस स्ट्रीम में भी अगर आप कहीं मैथ स्ट्रीम या फिर बायोलॉजी स्ट्रीम सेलेक्ट करते भी हो, तो भी आपको केमिस्ट्री दोनों सेक्शन में पढ़ना है, ठीक है। दोनों स्ट्रीम में केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए कि यार आपकी केमिस्ट्री में मैं थोड़ा सा शॉर्ट टाइम लूँगा, बस हम ये डिस्कशन कर लें कि बुक्स क्या हैं, पढ़ना क्या है उनमें, ठीक है। तो आपकी केमिस्ट्री में क्लास 11th-12th है ना, दोनों में आपकी केमिस्ट्री के दो बुक्स चलेंगे। मीन्स 11th में भी आपको 2 बुक्स मिलेंगे पढ़ने को, है ना, सीखने को, पढ़ने को, और 12th में भी 2 बुक्स मिलने वाले हैं। और वो तो आपका केमिस्ट्री पार्ट 1 और पार्ट 2 करके आएगा, ठीक है। यानी कि क्लास 11th में भी केमिस्ट्री की 2 बुक्स आपको मिलेंगी, पार्ट 1 और पार्ट 2, और 12th में भी 2 बुक्स मिलनी है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो वट एवर वो आप देख लीजिएगा उनका क्लासिफिकेशन प्रॉपर तरह से। हमें क्या करना है एक्चुअली, ठीक है, ये इतना ध्यान दीजिए कि आज के बाद से जितने भी लेक्चर्स कंटिन्यू होंगे, ठीक है, आज के बाद से जितने भी लेक्चर कंटिन्यू होंगे, देखिए हर चैप्टर आपके, है ना, आपके अगर केमिस्ट्री में हम स्टार्ट करते भी हैं फर्स्ट चैप्टर से, तो हर चैप्टर अपने आप में एक बहुत कुछ सिखाएगा आपको। और ये आप जरूर, अगर आप पूरे फुल कंसंट्रेशन के साथ अगर आप अपने पूरे तल्लीनता और मन से अपने टॉपिक्स को पढ़ते हैं, चैप्टर में मौजूद जो भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, चाहे वो केमिस्ट्री, फिजिक्स, चाहे मैथमेटिक्स, जो भी कुछ भी हो, तो आप ये ज़रूर ऑब्जर्व करोगे, अपने आप को पाओगे कि यार पिछले क्लासेस के कंपैरिजन में यहाँ पे हमें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिल रहा है, काफ़ी कुछ नया देखने को मिल रहा है, ठीक है। और जाहिर सी बात है, होना भी चाहिए, है ना। जैसे जैसे हम लोग की मतलब टाइम टू टाइम अवेयरनेस बढ़ती है, तो हमें अपने सब्जेक्ट का जो कंटेंट है और जो डेप्थ है ना, गहराई और जो कंटेंट, वो हमें ज़्यादा चाहिए होता है। तो खैर वो आपको मिलने ही वाला है इन क्लासेस में, जिसमें भी आप हाल ही में एंटर किए हो। तो देखिए, अब हम आते हैं वापस अपने सीधा टॉपिक की बात करते हैं जो हमें स्टार्ट करना है। केमिस्ट्री में देखिए आपके मेनली, ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होना जरूरी है, ठीक है। केमिस्ट्री में देखिए मेनली आपके 3 सेक्शन मिलेंगे, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल, ये 3 सेक्शन है केमिस्ट्री में आपके, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। यानी कि 11th और 12th में आपको केमिस्ट्री जो भी पढ़नी है, जो चाहे वो पार्ट केमिस्ट्री के एक्चुअली 2 बुक्स आपको मिलेंगे, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। 11th में भी पार्ट 1 और पार्ट 2 रहेगा, और 12th में भी, बात समझ रहे हैं, है ना। क्लास 11th में भी आपको
एक्चुअली ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। तो अगर आप 11th में रहते हो या फिर 12th में, तो यहाँ पर भी आपको पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड केमिस्ट्री की 2 बुक मिलेंगी। यहाँ भी पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड केमिस्ट्री की 2 बुक्स मिलेंगी। तो 11th 12th 2 साल के इस कोर्स में क्या है, आपको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों सेक्शन पढ़ना है, ठीक है। केमिस्ट्री के तीनों सेक्शंस को हमें पढ़ना है। इन तीनों सेक्शन में मौजूद जो भी छोटे छोटे 3 या 4 चैप्टर जो भी हर सेक्शन में मौजूद है, सबको हमें पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, आज का जो लेक्चर जाने वाला है, हम एक्चुअली भी हम स्टार्ट कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ठीक है। अभी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा नहीं, आपको ये नहीं कहना है कि भाई इनऑर्गेनिक अलग बटी है, ऑर्गेनिक अलग बटी है और फिजिकल अलग बटी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 11th और 12th में आपको ये 11th के जो 2 बुक्स हैं, इन दोनों बुक्स में ही आपको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों के चैप्टर्स मिलेंगे। यानी कि पार्ट फर्स्ट 11th के जो पार्ट फर्स्ट बुक है, उसमें भी तीनों पोर्शन, तीनों सेक्शन है, इन तीनों सेक्शन के चैप्टर्स पढ़े हैं। 3-4 चैप्टर इनऑर्गेनिक होंगे, 2-3 चैप्टर ऑर्गेनिक होंगे और कुछ चैप्टर्स फिजिकल्स के होंगे। सेम यही केस इसमें हो रहा है, ठीक है। तो केमिस्ट्री के जो तीनों सेक्शन है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, इनके कुछ चैप्टर्स आपको दोनों क्लासेस में पढ़ने को मिलेंगे। तो देखिए, ये रहा हमारा 3 से 4 मिनट का शॉर्ट डिस्कशन हमारे अपने चैप्टर्स को लेकर के कि आपके 11th और 12th में आपको केमिस्ट्री पढ़नी भी है तो कौन सी बुक्स पढ़नी है, और उनका थोड़ा सा डिवीजन बस समझ में आया, ठीक है। अब हम अपने कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बहुत ही अच्छा चैप्टर तो खैर सारे इसमें बेहतर हैं, है ना। सारे लर्निंग है ना, लर्निंग और कह सकते हैं कि नया कुछ सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेटर हैं ये सारे चैप्टर्स। तो आज हमें स्टार्ट करना है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, केमिस्ट्री है क्या। हम अभी क्या करेंगे, केमिस्ट्री को पहले डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री देखिए, हम इसके लिए देखेंगे कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, साइंस, देखिए सिंपल, मुझे बताना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि सिर्फ आज ही के क्लास में आपको छोटे छोटे टर्म्स इंट्रोड्यूस बस कराया जाएगा, उसके बाद आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हर टॉपिक को समझाया जाएगा, ठीक है। तो चूंकि फर्स्ट लेक्चर है अभी, तो मैं फर्स्ट लेक्चर में क्या करना है, मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको छोटे छोटे टर्म समझाए जाएँ, ठीक है, वो आपको बताया जाए। तो जैसे केमिस्ट्री जो हम अपना भाई जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी तो जान ले, क्योंकि हमको पता है कि जो भी हम साइंस में पढ़ने वाले हैं, जो भी साइंस में हम जो भी सेक्शन पढ़ें, ठीक है, उसका अपना एक प्रॉपर कुछ ना कुछ डिफिनेशन होता है और प्रॉपर उसका कुछ ना कुछ स्टेटमेंट होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से केमिस्ट्री सब्जेक्ट का भी अपना एक डिफिनेशन, एक स्टेटमेंट है इस तरीके का। यानी कि साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम मैटर की प्रॉपर्टीज, उसके डिफरेंट टाइप के स्टेट और मैटर की कंपोजिशन की स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंडर में हम मैटर के और डिफरेंट स्टेट, प्रॉपर्टीज़ और कंपोजिशन की स्टडी करते हैं, वो ब्रांच हमारी क्या कहलाती है, केमिस्ट्री कहलाती है। यानी कि केमिस्ट्री में टोटली हमें पढ़ना क्या है, हमारे आसपास जितने भी टाइप्स के मैटर मौजूद हैं, ठीक है। मतलब कि मैं अभी टाइप्स छोड़ दीजिए, बस इतना समझिए कि साइंस की एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री जिसके अंडर में हमें मैटर के डिफरेंट टाइप के स्टेट, मैटर की डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़, ठीक है, और उसमें उसके कंपोजिशन के बारे में स्टडी करनी होती है, ठीक है। तो ये रही केमिस्ट्री की हमारी डेफिनेशन। अगर आप देखें तो इसकी कई सारी ब्रांचेस भी मिल जाएंगी, जैसे अभी मैंने बताया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल। इसके अलावा भी इसके कई ब्रांचेस आपको मिल जाएंगे। जैसे आप जाएंगे, ये आफ्टर 12th मिलेंगे, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, आफ्टर 12th आपको मिल सकते हैं। जैसे कि आप जाएंगे तो आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़ने को मिल सकता है कि नहीं, फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मिलेगी आपको, जो कि काफ़ी मतलब ब्रॉड वे में है ना। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का भी एक सेक्शन आपको मिलने वाला है, एक फील्ड ही समझ लीजिए। और आपके इस पास एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री मिलेगी, ठीक है, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। तो बहुत सारे ऐसे डिफरेंट टाइप के सेक्टर मिलेंगे केमिस्ट्री में भी, जो कि
काफ़ी इनका हमारे डेली लाइफ में काफ़ी रोल और इम्पोर्टेंस भी है, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री की कुछ कई सारी ब्रांचेज हैं, हमें इसको ज़्यादा बताना नहीं था, हमें इसे रीच करना पड़ेगा। तो ये रही केमिस्ट्री। अब देखिए केमिस्ट्री में हमने इसे तो जान लिया, अब हम आज जो शुरुआत करेंगे, मैंने पहले ही बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री के बाद हम आने वाले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए कि देखिए होगा क्या कि आज से तो खैर पहला चैप्टर शुरू कर दे रहा हूँ, लेकिन मैं बीच बीच में अगर कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट होंगे तो मैं बीच बीच में बताते रहूँगा कि ये न्यू चैप्टर हमारा केमिस्ट्री के कौन से सेक्शन से, ऑर्गेनिक से कि इनऑर्गेनिक से कि फिजिकल से। फॉर सेक ऑफ कन्विंसेंस मीन्स कहने का सिर्फ नॉलेज के लिए पता लगाना हमें जारी रहेगा कि भाई हम जो चैप्टर्स पढ़ने जा रहे हैं हमारे केमिस्ट्री के कौन से सेक्शन से है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, अगर फिजिकल का, ठीक है। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेक्शन होगा, ठीक है। वो हमारा चैप्टर होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें देखिए क्या करना है, हम इसमें सिंपली यार हम डिफरेंट टाइप के एलिमेंट, ठीक है, और उनसे बनने वाले कंपाउंड की स्टडी करेंगे। यानी कि हम बोलेंगे कि इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच we study about the element, ठीक है, in which we study about the element and its compound, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एलिमेंट और कंपाउंड है, घबराया नहीं, अभी हम बहुत छोटे छोटे टर्म्स को भी फिर आगे डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो पहला चैप्टर होगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, लेकिन वो हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ब्रांच का है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, वो केमिस्ट्री के कैसे ब्रांच, जैसे केमिस्ट्री क्या थी, ये साइंस की एक ब्रांच है, ठीक है, जिसमें हम मैटर और उससे रिलेटेड कंपोजिशन, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन जो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये हमारी केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम एलिमेंट और उस एलिमेंट से बनने वाले जो डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड हैं, वो या तो एलिमेंट या उनसे बनने वाले डिफरेंट टाइप के कंपाउंड, इन सब की जो स्टडी करने वाले हैं वो हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। तो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ, ठीक है। लेट्स बिगिन, हम अपने फर्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, सम बेसिक और कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, जहाँ पे हम पहले आपसे स्टार्ट कराएंगे और मुझे इसे रिवाइज करना पड़ेगा, जहाँ से हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करने वाले हैं मैटर और उसके डिफरेंट टाइप्स के स्टेट के बारे में, ठीक है। और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें, तो फिर आपका जो पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, में चैप्टर नहीं लिख रहा, मैं एक चार्ट बना के प्रिपेयर करा, बताना चाहूँगा कि देखिए हमारे जो जनरली मैटर हैं, ठीक है, आई थिंक कितना ऊपर कुछ लगेगा मैटर, ये क्लासिफिकेशन इनका अगर हम देखें, ठीक है, अगर क्लासिफिकेशन इनका हम देखें तो जनरली फिजिकल क्लासिफिकेशन भी देखने को मिलता है और केमिकल क्लासिफिकेशन भी। अब ये लोग क्या है जरा अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन, और यहाँ पे इनकी बात करेंगे तो ये केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। देखिए फिजिकल क्लासिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाएंगे ये करीबन सॉलिड स्टेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। स्टेट नहीं बात करें, बस क्लासिफिकेशन में, हाँ ठीक है, स्टेट भी ठीक रहेगा, सॉलिड, ठीक है, एंड देन लिक्विड, गैसियस स्टेट, कोलाइडल स्टेट भी देखने को मिलता है साइज के करस्पॉन्डिंग, कोलाइडल स्टेट, और फाइनली आपका जो प्लाज्मा का स्टेट होता है वो भी देखने को मिलता है ना। हम अभी सबके बारे में डिस्कस करेंगे, अभी सेपरेटली क्या करेंगे, इन सब के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। पहले हम एक चार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। देखिए केमिकल क्लासिफिकेशन में इसका जनरली जाता है, तो ये कैटेगराइज होते हैं प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस, या सिंपली यूँ कहिए कि प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में, ठीक है, इनका क्लासिफिकेशन ऐसा देखने को मिलता है केमिकल क्लासिफिकेशन। और प्योर सब्सटेंस में भी आपको ये मिल जाएंगे एलिमेंट और कंपाउंड के फॉर्म में, थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे उसे करना पड़ेगा ना। और प्योर सब्सटेंस की भी कैटेगरी आती है, ये आ जाएंगे एलिमेंट एंड कंपाउंड में। मिक्सचर में इनकी दो कैटेगरी मिलेगी आपको, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, ठीक है। और ये जो एलिमेंट है आपके, ये आपके मिल सकते हैं तीन टाइप्स के,
मेटल, नॉन मेटल और फाइनली मेटलॉइड्स, ठीक है ना, मेटलॉइड्स। और जो कंपाउंड होंगे वो जनरली आपके मिलेंगे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक भी कह सकते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बाद में हम आयनिक और कोवेलेंट की भी बात कर लेते हैं जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब। तो देखिए ये छोटे से आप इन सब जितनी चीज़ें मैंने लिखी इसके बारे में आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, बहुत प्रॉपर तरह से पढ़े होंगे, लेकिन मैंने इनको सोचा कि ठीक है एक चार्ट के थ्रू उसको समझा दिया जाए। तो देखिए मैटर के जितने भी कैटेगरी हैं आसपास, अभी मैटर के हम सेपरेटली सबके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए कि जितने भी मैटर हैं हमारे यूनिवर्स में मौजूद, ठीक है, उनको हम दो कैटेगरी में बांट रहे होते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन उनका भी होता है और केमिकल क्लासिफिकेशन भी। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे ये जो 5 या 6 स्टेट इनके मिलते हैं, इन जनरल तो देखिए सॉलिड, लिक्विड और गैस का डिस्कशन किया जाता है, ठीक है। बट अब हम कोलाइडल और प्लाज्मा का भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है, उनके बारे में भी जानेंगे। मैं ये कहूँगा कि इन डिटेल स्टडी तो इनकी नहीं कर पाएंगे, बट हाँ इन शॉर्ट जरूर जान लेंगे। प्लाज्मा की तो नहीं, हाँ कोलाइडल स्टेट जरूर हम पढ़ेंगे जब हम सॉल्यूशन चैप्टर वगैरह पढ़ेंगे ना, वहाँ पे सॉल्यूशन और फिजिकल वाले पोर्शन को, तो वहाँ पे ये फिर से आपको मिलने वाला है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन आई होप कि आपको काफ़ी कुछ इसमें से क्लियर होगा। और जो केमिकल क्लासिफिकेशन होता है यार, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है? देखो फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब कोई मैटर आपके सामने पड़ा है तो आप उसकी स्टेट के हिसाब से, मीन्स स्टेट को ऑब्जर्व करके, है ना, उसके कलर को ऑब्जर्व करके, और फिर मीन्स स्टेट, कलर और उसके जो फिजिकल अपीयरेंस है उस मैटर की, उसके हिसाब से आपने इसको कैटेगराइज किया है ना, फिजिकल अपीयरेंस को लेकर के, है ना। उनके भी केमिकली कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन का मतलब देखिए, अगर आप केमिस्ट्री के एक स्टूडेंट है तो आपको फिजिकली कंपोजिशन मतलब फिजिकली कंपोजिशन और केमिकल कंपोजिशन का मीनिंग समझ में आना चाहिए। फिजिकल क्लासिफिकेशन या कंपोजिशन कहने का सिंपल सा मतलब है कि वो इन फ्रंट आपके सामने है, जैसे मार्कर मेरे साथ में है, ठीक है, तो वो आपके सामने क्या दिख रहा है भाई, एक सिलेंड्रिकल शेप का दिख रहा होगा और सॉलिड सा दिख रहा है, तो इसका फिजिकल अपीयरेंस है, ठीक है। लेकिन हम इसके केमिकल अपीयरेंस की भी बात, केमिकल क्लासिफिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं कि भाई इसके अंदर ये जो इसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग की गई है, एक्चुअली है तो खैर ये पॉलीमर्स वगैरह का, तो प्लास्टिक की कोटिंग की गई है, तो ये इसमें किस तरह के एलिमेंट या किस तरह के कंपाउंड मिक्सड हैं और फला इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो फिजिकल अपीयरेंस को देख के अगर मैटर को क्लासीफाई करेंगे तो उनकी क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से होगी, लेकिन अगर केमिकली क्लासीफाई करने जाएंगे तो वे आपको प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में जाके कैटेगराइज होते हैं। ये प्योर सब्सटेंस आपके एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी, ठीक है, यानी कि एलिमेंट और कंपाउंड हमेशा प्योर सब्सटेंस कहे जाएंगे, ठीक है। अब क्यों कहे जाएंगे हम उनके डिफिनेशन पढ़ेंगे अभी कुछ देर बाद, उसका डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो प्योर सब्सटेंस की दो कैटेगरी थी, यानी कि एलिमेंट और कंपाउंड को भी हम प्योर सब्सटेंस कह रहे हैं, ठीक है। और एलिमेंट आपको पता ही है भाई, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड 3 टाइप्स के होते हैं। आपने प्रीवियस क्लास में जब आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने पीरियोडिक टेबल को प्रॉपर तरह से जरूर स्टडी किया होगा, तो आपने ये जरूर देखा होगा वहाँ पे कि उस पीरियोडिक टेबल में जितने भी टाइप्स के एलिमेंट थे, है ना, मतलब जितने भी एलिमेंट थे, टाइप्स अभी छोड़े, जितने भी एलिमेंट थे, आई थिंक 120 से ऊपर, एबव 120, तो वे सारे के सारे एलिमेंट की 3 कैटेगरीज होती थी, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड पे डिफाइंड है, ठीक है। और कंपाउंड आपने इसको भी पढ़ा था भाई, जब आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर को पढ़ रहे थे पिछले प्रीवियस चैप्टर में, तो वहाँ पे भी आपको दिखे रहे होंगे भाई, ढेर सारे आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी पढ़ा था, कुछ इनऑर्गेनिक को भी पढ़ा था। तो हम यहाँ फिर से इनको इन डेप्थ में क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। ये तो रहा प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन। अगर आप उसके बाद ये जो दूसरा क्लासिफिकेशन था केमिकली अगर मैटर को आप क्लासिफाई करें तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में मिल जाते हैं। प्योर सब्सटेंस का डिस्कशन हुआ छोटा सा, अब मिक्सचर का डिस्कशन करना है तो यहाँ पे हमें मिक्सचर के डिस्कशन में 2 टाइप्स के मिलेंगे, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, ठीक है। ये मिक्सचर के 2 कंपोजिशन होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, सारे में हम शॉर्ट स्टडी अभी करने वाले हैं। तो चलिए अभी इसको इरेज करते हैं, और ये चार्ट के थ्रू हमने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया, और अब क्या करते हैं प्रॉपर इनके, देखिए इसमें जो स्टार्टिंग के 3 स्टेट हैं इनको मैं एज इट इज़ डिफिनेशन वाइज तो नहीं, बट हाँ चार्ट के थ्रू इनके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद धीरे धीरे प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, यानी देखिए कहने का ये इन शॉर्ट है कि भाई
जितनी भी इसमें आपके सामने चार्ट के थ्रू हमने समझाया है, सबको थोड़ा थोड़ा समय देकर के प्रॉपर तरह से जान लेंगे। और एक बार अगर हम इन सब के बारे में जान लें तो इसके बाद अब इसके आगे के जो भी टॉपिक्स आएंगे वो हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएंगे अंडरस्टैंडिंग पर्पज से। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम इसके बाद की इसमें जो छोटे। तो चलिए, ये तो रहा हमारा चार्ट के थ्रू थोड़ा सा डिस्कशन जो हमने अभी तक डिस्कशन किया। मीन्स कुछ खास डिस्कशन अभी तक नहीं हुआ है, बस सिंपली हमने क्या किया है, जितने भी टाइप्स के मैटर होते मीन मैटर की जो भी क्लासिफिकेशन होती है, बेसिक क्लासिफिकेशन, उसको चार्ट के थ्रू हमने यहाँ पे क्या किया है, आपके सामने इसको शो किया है। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब हमें देखिए अभी क्या करना है, अभी शुरुआत के कुछ समय तक, मतलब कि जितना भी चला जाए अभी यहाँ से लेकर के उस टाइम तक हमें क्या करना है, छोटे छोटे टर्म्स, छोटे छोटे क्या बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ठीक है, एक बार हमें इनसे पूरी तरीके से क्या होना है, इंट्रोड्यूस होना ही पड़ेगा। और अगर हम एक बार इंट्रोड्यूस हो गए इनसे तो उसके बाद क्या करेंगे, हमारे सिलेबस में जितने भी तरह के लॉज वगैरह है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कॉन्सेप्ट हैं, उनमें इन टर्म्स का इन्वॉल्वमेंट तो है ही। और अगर जब हम वहाँ पर उनको डिस्कशन करेंगे तो हमारे लिए और आसान भी हो जाएगा समझना। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। देखिए अब नेक्स्ट हमारा है जो भी है, आप लोग जानते होंगे कई चीज़ें इसके बारे में, और अगर जानते हैं तो फिर थोड़ा सा और जान लिया जाए। ठीक है, चलिए मैटर वगैरह का क्लासिफिकेशन हो गया था। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा रहा होगा, कंपैरिजन अगर हम देखें किसके किसके बीच में, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में। ठीक है, मैं थोड़ा सा चार्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, ये रहा हमारा वो। देखिए सॉलिड में क्या पहली खास बात थी, आप जानते थे कि देखिए डिफिनीशन तो ठीक है कि भाई वॉल्यूम एंड शेप का फिक्स होना, यहाँ पे वॉल्यूम का फिक्स होना लेकिन शेप का फिक्स नहीं होना, और इस केस में ना तो वॉल्यूम का फिक्स होना और ना ही गैस का फिक्स होना। वो तो डिफिनीशन इरेस्पेक्टिव सबका आप लोग प्रॉपर तरीके से जानते होंगे। तो इसमें देखिए पहली बात हम लिखते हैं कि द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है, देखिएगा द intermolecular space between the particles, ठीक है, between the particles is negligible, कह सकते हैं negligible। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इसको करना पड़ेगा क्योंकि भाई प्रॉपर तरह से लिक्विड की केस में कह सकते हैं कि the intermolecular space, ठीक है, the intermolecular space between the particles is more than solid, ठीक है। और गैस के केस में हम कह सकते हैं आसानी से कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस between the particles is maximum than solid and liquid, ठीक है। देखिए वैसे तो मुझे क्या करना है कि हमें सॉलिड लिक्विड गैस के कंपैरिजन में इनके हमें इस चार्ट के थ्रू ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है कि भाई सॉलिड, लिक्विड और गैस के में किस तरीके का डिफरेंस देखने को मिलता है, उसी को हम कुछ पॉइंट वाइज करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो 3-4 ऐसे पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ, या ये भी कर सकते हैं कि समझते जाएं और एक्सप्लेन करते जाएं। तो चलिए ये भी सही है, समझते भी चलते हैं। जैसे पहला क्या था कि द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज नेग्लिजिबल, यानी कि सॉलिड के केस में अगर आप बात करें, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहने का मतलब कि आपको पता है ना कि भाई जितने भी मैटर हैं हमारे, चाहे अगर आप बेसिकली क्लासिफिकेशन करें सॉलिड, लिक्विड या गैस का, तो जितने भी टाइप्स के आपको मैटर दिखेंगे उन सब में क्या है कि यार सभी मैटर्स जो हैं वे एटम एंड मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हैं ना। उनका जो फंडामेंटल बिल्डिंग यूनिट अगर आप देखें तो है तो खैर एटम और मॉलिक्यूल्स ही। तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात इसमें की जा रही है भाई, इनके केस में भी इनके यानी तीनों के केस में रिस्पेक्टिवली इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होंगे। और ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किससे रिगार्डिंग है,
उन्हीं एटम या उन्हीं मॉलिक्यूल के रिगार्डिंग है जिनसे ये बने हैं, ठीक है। तो पहले तो ये कंफर्म क्लियर हो जाइए कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब है कि उस सब्सटेंस की, या अगर आप मान लीजिए सॉलिड की बात कर रहे हैं तो, या लिक्विड की या गैस की, तो जिस भी सब्सटेंस की आप बात कर रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब है उस सब्सटेंस में जो भी एटम या आयन मौजूद हैं उनके बीच की जो एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होती है, ठीक है। अभी देखिए मैं ये जो वर्ड लिया हूँ अभी क्या हूँ मैंने, क्या इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, वो भी अभी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज ये समझिए कि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो मतलब कि मान लीजिए एक एटम ये और एक एटम ये सॉलिड के केस में, ठीक है, तो इनके बीच की जो दूरी होती है ना आर, एक्चुअली ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होता है। मैं भी इसको कुछ देर बाद एक्सप्लेन करूंगा। इतना मान के चलिए कि दो कंसिस्टेंट एटम या मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस को हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, ठीक है। तो सॉलिड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिल्कुल मिलता नहीं है आपको। मिलता कहने का मतलब कि अगर आप सॉलिड को ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको ये देखने को मिलेगा कि उनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस उनमें बहुत कम है, यानी कि दो एटम या मॉलिक्यूल के बीच का गैप ही बहुत कम है, यानी बहुत पास पास है वो। वही लिक्विड के केस में ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब कि अब जो सॉलिड लिक्विड के सॉरी जो एटम एंड मॉलिक्यूल के बीच की दूरी डिस्टेंस है ना, वे इनके कंपैरिजन में थोड़ी इसमें बढ़ जाती है, थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। और गैसियस स्टेट के कंपैरिजन में ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो इन दोनों स्टेट की कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़, अगर आप डायग्राम के थ्रू अगर हम इसको बनाएं भी, ठीक है, तो काफ़ी बार इस तरह का डायग्राम आप बना चुके होंगे, है ना। ये रहा इस तरीके का कुछ आसान सी चीज़, ठीक है, जिसको हम समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए वैसे तो अरेंजमेंट हमने ऐसे इन शॉर्ट शो कर दिया है, बट एक्चुअली जब आप सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे ना, ठीक है, तो जब सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल ये देखिए, ये कुछ अरेंजमेंट है हमारे सॉलिड पार्टिकल्स का। मान लीजिए कोई सॉलिड हमने ले लिया, ब्रिक्स ही ले लिया, या फिर चेयर वगैरह ही ले लिया, या फिर वॉल को ही ले लो, इस व्हाइट बोर्ड को, कुछ भी कोई एक सॉलिड अपने माइंड में ले लो कि, और जितने भी टाइप से सॉलिड होंगे उनके बीच उनके जो पार्टिकल्स हैं, यानी कि एटम एंड मॉलिक्यूल्स, उनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही कम है, इवन है ही नहीं, नेग्लिजिबल आप कहिए। वही अगर आप लिक्विड के केस में अगर इस तरीके का आप कुछ बनाते हैं तो इनके केस में थोड़ा सा भाई गैप देखने को मिल जाता है सॉलिड की तुलना में, ठीक है। और लेकिन वही अगर आप गैस को बनाएंगे, ठीक है, तो गैस में तो भाई मुश्किल है स्पेस, सॉरी गैस में तो बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाता है उनके मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। तो लिक्विड और सॉलिड की तुलना में ये जो गैसियस के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हैं, गैस में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। और ज़्यादा होने से खास बात ये होती है कि यहीं से देखिए स्पेस, अब आपको अगर ये समझ में आ गया कि भाई किस केस में या कौन से स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है, कौन से में थोड़ा कम होता है, कौन से में सबसे ही कम होता है, तो आप ये जरूर समझ जाएंगे आगे इनके मूवमेंट को लेकर के, ठीक है, कि कौन से किस स्टेट के पार्टिकल्स या इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स मूवमेंट कर सकते हैं, कौन वाइब्रेट कर सकते हैं, है ना, कि इनमें फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी आ सकती है और इनमें इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी आती है। आगे भी डिस्कस करेंगे। तो ये दो समझ में है, तो अगर ये तो समझ में आ गया तो तीसरा भी समझ लीजिए। हम इसमें ये करेंगे कि द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, थोड़ा फास्ट लिखना पड़ेगा, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स between the particles, between the particles is maximum, बहुत ज़्यादा होता है, is maximum। इसके किस में लिखेंगे, intermolecular force, the intermolecular force between the particles is less, ठीक है। इसके केस में लिखेंगे द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स between the particles is very less। ये भी जरा समझ लीजिए हमें क्या है पर तीसरा कंपैरिजन हो रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को लेकर के। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, देखिए जैसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हमने बताया कि दो एटम या मॉलिक्यूल के बीच का जो सेपरेशन होता है वही हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोल रहे होते हैं, ठीक है। और वो सेपरेशन अभी मैं आगे बताऊंगा, उस सेपरेशन को और अच्छे से क्लियर करेंगे इक्विलिब्रियम डिस्टेंस को लेकर के। तो देखिए जब दो एटम या दो मॉलिक्यूल किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के, जब दो एटम आपस एक दूसरे को जनरली अट्रैक्ट या रिपल दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अट्रैक्शन या रिपल्सन आगे डिसाइड होता है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से ही। तो फिलहाल इतना तो समझिए कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो
दो एटम या मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक्ट कर रहा है वो सॉलिड के में काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी सॉलिड के पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। और लिक्विड के केस में वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ा वीक हो जाता है, और गैस के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिल्कुल वीक हो जाता है, यानी बहुत कम हो जाता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इनमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, इनके पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। लिक्विड के केस में वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की जो स्ट्रेंथ होती है थोड़ी कम हो जाती है, और गैस के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो जाती है। तो ये तीन कंपेरिजन समझ में आए। नेक्स्ट कंपेरिजन हम करने वाले हैं कंप्रेसिबिलिटी को लेकर के। देखिए कंप्रेसिबिलिटी, देखिए मैं अभी बताता हूँ। कंप्रेसिबिलिटी हम बोलेंगे तो इसको कहेंगे कि ये इनकम्प्रेसिबल कह सकते हैं या फिर लेस कंप्रेसिबल, है ना। यहाँ पे कहेंगे लेस कंप्रेसिबल। देखिए लेस कंप्रेसिबल कहने का मतलब मैं समझा रहा हूँ क्यों, क्योंकि अभी हम बताएंगे इलेस्टिसिटी को लेकर के, तो कुछ ऐसे सॉलिड है आपको लगेगा कि यार सॉलिड तो कंप्रेसिबल होते ही नहीं है, बट अभी मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ कि लेस कंप्रेसिबल इसमें बोलेंगे कि ये कंप्रेसिबल हो जाते हैं, है ना, अच्छी खासी कंप्रेसिबिलिटी होती है, ये कंप्रेसिबल होते हैं, और ये हाई कंप्रेसिबल होते हैं, हाई कंप्रेसिबल। अब देखिए ये कंप्रेसिबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे लिए, मतलब हमारे लिए क्या, इन सब के लिए जानने के लिए। लेस कंप्रेसिबल, देखो मुझे तो यहाँ पे ये देना कहना चाहते कि इनकम्प्रेसिबल है, बिल्कुल कंप्रेसिबल होते ही नहीं है सॉलिड, ठीक है। एक बार के लिए सच बात तो ये भी है कि ये हम इसको एक तरीके से इनकम्प्रेसिबल भी बोल सकते हैं, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल। लेकिन मैंने यहाँ पे लेस कंप्रेसिबल इसलिए रखा है क्योंकि कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं जो थोड़े बहुत अमाउंट में कंप्रेस हो जाते हैं। तो देखिए अगली प्रॉपर्टी, अगला क्या हमारा हम डिफरेंस का क्या हमारा टॉपिक था, वो था कंप्रेसिबिलिटी को लेकर, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स क्या कह लीजिए सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, वहीं लिक्विड हमारे सामने रहेगा तो हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं। सॉलिड के कंपेरिजन में उसको आसानी से और इजी वे में कंप्रेस कर सकते हैं, और लिक्विड में तो और आसान हो जाएगा हमारा उनको कंप्रेस कर पाना, ठीक है। तो सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होते, लिक्विड कंप्रेसिबिलिटी होती है इनके लिए, इनको दबाया जा सकता है, दबा करके इनकी स्टेट में थोड़ा चेंज, स्टेट नहीं दबा करके इनके शेप में थोड़ा चेंज कर सकते हैं, है ना। और गैस में क्या है, बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, और इनकी कंप्रेसिबिलिटी का सबसे ज़्यादा फायदा हम लोग उठा लेते हैं अपने, देखिए ना भाई, जो आप फ्यूल यूज़ करते हैं घरों में, एलपीजी को ही ले लीजिए सबसे बेटर एग्जांपल, और स्मूथ एग्जांपल देखें ना, एलपीजी क्या करते हैं उसमें, हम उसमें जितने भी टाइप्स के फ्यूल भरे हुए होते हैं एक्चुअली वो काफ़ी कंप्रेसिबल है, क्योंकि उनका स्टेट गैसियस है, और गैसियस स्टेट होने के नाते हम जानते हैं कि गैस को हम बाकी स्टेट के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज अमाउंट में गैसेस को एक छोटे से सिलेंडर में कंप्रेस करके हम लोग फिल कर देते हैं और उसको डेली यूज़ करते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी समझ में आई। हाँ, एक चीज़ मैं समझाने वाला था, ये लेस कंप्रेसिबल हो जाएगा। देखिए लेस कंप्रेसिबल का मतलब यहाँ पे देखिए आ जाएगा, एक टॉपिक मुझे यहाँ बताना पड़ेगा इलास्टिसिटी को लेकर के। देखिए क्या होता है कि कुछ ऐसे सॉलिड हैं जो थोड़े समय के लिए कंप्रेस हो भी जाते हैं, जैसे अगर आप मिट्टी का डफ बना दें, है ना, आटे वगैरह का डफ, ठीक है। सॉलिड तो उनको नहीं बोलेंगे हम, जब सॉल्यूशन पढ़ेंगे वहाँ पे तो डिफरेंट टाइप के फेज को पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आटे का डफ हो गया, ये सब आएंगे वापस। तो आटे के डफ वगैरह हो गया, फिर मिट्टी के वो छोटे छोटे नहीं गीले बना करके आप स्फेरिकल से बनाते हो, तो उनको थोड़े समय के लिए आप अपने हाथ से कंप्रेस करो तो उनकी स्टेट में चेंज देखने को मिल जाएगा, सॉरी शेप में चेंज देखने को मिलेगा, स्टेट में नहीं, उनका शेप पहले की तुलना में कुछ चेंज हो जा रहा होता है। तो कुछ ऐसे सॉलिड की कैटेगरी हैं जो क्या होती है, थोड़े समय कुछ कंप्रेस हो जाती है, ठीक है। तो ये मुझे इलास्टिसिटी अभी मुझे नहीं समझाना है। अभी मैं दो टॉपिक, देखो इतने एक्सप्लेनेशन के दौरान मैंने दो नए टॉपिक नाम लिए, एक इलास्टिसिटी वाला, ठीक है, इलास्टिसिटी वाला, और एक मैंने नाम लिया था क्या, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस वाला, ठीक है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। ये हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो इतनी चीज समझ में आ गई, चलिए इतनी चीज समझ में आ गई। तो नेक्स्ट हमारा था कंप्रेसिबिलिटी। अगर आ गई तो हम यहाँ ये देखो कह सकते हैं कि अच्छा सोचो, इनके पार्टिकल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत कम है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है। जाहिर सी बात है भाई, पार्टिकल्स जब पास पास आ रहे हैं तो उनके बीच का फोर्स बढ़ रहा है। अब देखिए अभी तक तो आपने भाई पिछली क्लास में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, तो वहाँ पे आपने देखा था क्या, पॉजिटिव चार्ज होते थे एक दूसरे को रिपेल करते थे, और अपोजिट चार्ज होते थे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे, ठीक है, सही बात है। और लेकिन एक भी यहाँ भी ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी भी इनके पार्टिकल्स जो हैं, इनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स अभी एग्जिबिट कर रहा है वो अभी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही है, सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक ही है। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान देंगे हम कि कब
रिपल्सन होगा इनके केस में, कब अट्रैक्शन। ये तो आपको पता है कि मैटर के पार्टिकल की प्रॉपर्टी क्या है, मैटर के पार्टिकल हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो होगा क्या कि अब देखो ये इनके बीच में स्पेस बहुत कम है, यानी बहुत पास पास है, तो पास पास होने से बात ये आती है कि क्या इनमें मूवमेंट होगा, इनके पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब जैसे मैं यहाँ से वहाँ मूव कर दे रहा हूँ इजी वे में, ठीक है, मूवमेंट हमारे बीच में हो रहा है, हम कर रहे हैं, तो क्या सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट होगा, अगर होगा तो कितना, नहीं होगा तो क्यों, ये भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि ऐसे लिखेंगे कि पार्टिकल्स यानी सॉलिड के पार्टिकल्स डज नॉट मूव, ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, only vibrate about their mean position, ठीक है, about mean position। तो इसी के केस में ये देखिए पांचवा नहीं, पांचवा यहाँ पे आ जाएगा। इस केस में फिफ्थ में हम ये यहाँ पे लिख सकते हैं कि पार्टिकल्स हैव मूवमेंट, है ना, पार्टिकल्स हैव मूवमेंट, उनके पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट होता है। और यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स हैव मोर मूवमेंट या ग्रेटर मूवमेंट कह सकते हैं, ऐसे सिंपली मोर मूवमेंट बोलते हैं तो भी समझा देना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। देखिए ये कुछ ऐसे टर्म्स थे 3-4 जिनके हमने डिस्कशन किया। लास्ट हमारा पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट। देखिए इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस काफ़ी कम होने से ये पार्टिकल्स मूव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि स्पेस भाई मूव करने के लिए कुछ स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में, मतलब अगर हम एक पार्टिकल्स ले लें, मान लीजिए बड़े से, मान लो ये और ये पार्टिकल्स ए और ये हमारा पार्टिकल बी है, तो यहाँ पे तो मैंने शो कर दिया कि इनके बीच में छोटा सा डिस्टेंस है, ठीक है, लेकिन ये भी एकदम नेग्लेजिबल होता है, यानी डिस्टेंस है ही नहीं, बेचारे ये मूव कर ही नहीं पाते अपने पोजीशन से। तो चूंकि मूव नहीं कर पाते हैं तो लेकिन होता क्या है, मूव ना कर पाए बात ठीक है, लेकिन अपने पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहते हैं। जैसे कि ये पार्टिकल वाले, जैसे ये वाला ए था हमारा, ठीक है, और ये मान लो बी था, तो ये अपने मीन पोजीशन, इसका जो मीन पोजीशन होगा यहाँ पे, इसके एक्सिस के अलावा हम क्या करेंगे, इसके सेंटर से एक्सिस ड्रॉ करेंगे, तो ये अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या करेगा, वाइब्रेट जरूर करेगा, ठीक है। उसी के कंपैरिजन में, उसी के साथ साथ मतलब कि जितने भी पार्टिकल्स इसमें हैं वे वाइब्रेशन करेंगे लेकिन अपनी पोजीशन छोड़ेंगे नहीं। भाई मूवमेंट हम कब कहेंगे, जब कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन छोड़ के किसी दूसरे पोजीशन पे पहुंचता है तो उस केस में कहा जाता है कि ये मूव कर चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये अपनी मीन पोजीशन को नहीं छोड़ रहे हैं, सिर्फ वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मूवमेंट सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट बिल्कुल नहीं होता है, हाँ वे अपनी मीन पोजीशन के करस्पॉन्डिंग वाइब्रेट जरूर करते हैं, ठीक है। लिक्विड में क्या है, वाइब्रेशन वगैरह इनमें छोड़ दीजिए, ठीक है। ये तो मूव करने लगते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस इसके तुलना में सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा हो जाता है, ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस केस में क्या होता है कि ये अब मूवमेंट करने लगते हैं, ठीक है। वाइब्रेशन इनमें नहीं लेंगे, इनके पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट होगा, मूवमेंट होता है, कोलिजन भी होती है, ठीक है। और लास्ट था हमारा गैस वाला, तो इसके पार्टिकल्स के बीच में जो मूवमेंट होती है इन दोनों की तुलना में कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होती है। और यही वजह होती है कि इनके बीच में जो मूवमेंट ज़्यादा होती है तो इनमें कोलिजन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। कोलिजन का मतलब कि दो एटम या मॉलिक्यूल्स के आपस में टकराने के प्रोसेस को कोलिजन कहा जाता है। तो इनमें ज़्यादा से ज़्यादा कोलिजन भी होता है। ये कोलिजन वगैरह वाला जो टर्म्स हैं और भी सारे टर्म्स हैं ये हम गैसेस स्टेट में अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये सारे ये आपके समझ में आ गए होंगे। सॉलिड लिक्विड गैस के और भी सारे डिफरेंस हैं, यहाँ पर बहुत सारे बताने को है, तो हमने इन पे इन्हीं 2-4 को बेसिक लेकर के डिफाइन किया, तो हमें इसे इरेज करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट अब हमारा आता है जो छोटे छोटे टर्म्स थे वो अब हम जानने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए मैटर, भाई आप लोग मैटर को तो कई बार जानते होंगे कि मैटर होता क्या है, ठीक है। तो इसके लिए आप बोलते थे कि एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग which occupies some space, anything which occupies some space and have some mass, इसको क्या बोलते थे,
आप मैटर कहते थे, ठीक है। और सबसे खास बात होती थी मैटर होने की, एक बात खास बात होती थी कि इट कैन बी फेल्ड बाई आवर 5 सेंसेस। हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 सेंसेस। अब देखिए क्या है मैटर को, क्या हमने कहा भाई आप लोग पहले जानते हैं मैटर होते क्या है। तो मैटर जनरली वो सारी चीज़ें आप हमारे आसपास के, हमारे सराउंडिंग में मौजूद जो सभी जितनी भी सारी चीज़ें हैं, सराउंडिंग कह लीजिए, चूंकि आप अपने आसपास के सराउंडिंग को बहुत बेटर समझ रहे हैं, सराउंडिंग कहना ठीक रह रहा है। नहीं तो सराउंडिंग छोड़ करके जितने भी अपने यूनिवर्स की बात कर लीजिए, ठीक है। तो हमारे सराउंडिंग में आसपास जो कुछ भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं या जो कुछ भी हम उसको मैटर कहते हैं। और साथ ही साथ उसके मैटर इसलिए कहा भी जा रहा है क्योंकि उसके पास कुछ मास होता है और जहाँ के भी आप उसको रखोगे तो कुछ स्पेस जरूर वो कवर करेगा। तो मास भी है, स्पेस भी कवर कर रहा है और साथ ही के साथ वो हमारे 5 सेंसेस के थ्रू उसको हम फील भी कर पा रहे हैं। 5 सेंसेस का मतलब हमारे नहीं आई, नोज, टंग, स्किन, ये जो 5 सेंसेस हैं, इन 5 जो हमने कहा, इन 5 सेंसेस से हम उनको फील भी कर सकते हैं। तो मास भी होना, स्पेस भी होना और साथ में सेंस भी उनको सेंस भी कर पाना, मतलब उनको फील भी कर पाना, ये सारी चीज़ें अगर हो रही है किसी के साथ में तो हम उसको मैटर कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे आपने प्रीवियस क्लास में जो 9th में जरूर कुछ ऐसे एक्सेप्शन देखे थे जो मैटर नहीं थे। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ जो साउंड तो नहीं, ठीक है, साउंड को भी रहने दीजिए। वॉइस जो बोली जाती है, आवाज़ जो निकल रही है, क्या हम कहेंगे? मैटर कहेंगे इसको। यार ऐसा नहीं ना है कि मतलब, ठीक है, मैटर क्यों हम कह सकते हैं इसको भाई। वॉइस हो गया, जैसे इस रूम में लाइट आ रही है, ठीक है, लाइट बल्ब से लाइट रेज आ रही हैं और अलग अलग जगह पे स्ट्राइक कर रही हैं, तो फिर लाइट रेज हो गए, चाहे हमारे वॉइस हो गए, या फिर कोई खुशबू आती है, स्मेल आती है एयर के थ्रू। जो स्मेल है, लाइट्स हैं और वॉइस है, आप इसको मैटर कहेंगे? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं मैटर कहेंगे भाई, क्योंकि ठीक है स्पेस जरूर है, थोड़ा बहुत कवर कर रही है, लेकिन मास इनका ऐसा नहीं है कि भाई हम बोल रहे हैं तो आपको फील हो रहा है कि भाई ज़्यादा मास हमारे ऊपर एक्स्ट्रा आ रहा हो, ऐसा कुछ करके, है कि नहीं यार। मतलब कहने का कि अगर आपके सर के ऊपर कोई बहुत भारी सा बोझ डाल दिया जाए, रख दिया जाए, कोई बड़ा सा लगेज टाइप का हैवी सा, तो आपको फील होगा कि कुछ भारीपन सा महसूस होगा आपको प्रॉपर तरह से, ठीक है। तब आप कहेंगे यार मेरे ऊपर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जरूर मेरे वेट से ज़्यादा जरूर मेरे ऊपर रख दिया गया है, ठीक है, ऐसा कुछ। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि आप कभी कपड़े वगैरह आप वियर किए हो, एकदम लाइट है, तो कपड़े तो खैर मैटर हैं, लेकिन लाइट्स हो गए, वॉइस हो गए, मैटर नहीं है, क्योंकि यार इनके पास स्पेस तो जरूर कवर है लेकिन मास इनका नेग्लिजिबल है। चलो, तो मैटर की डिफिनेशन हुई। जो मैटर हमने कहा कि ठीक है वो सारी चीज़ जिनके पास मास है, जो स्पेस का ऑक्यूपाई करेंगे और हमारे 5 सेंस के थ्रू उनको हम जज भी कर सकें, फील भी कर सकें, तो उसको मैटर कहेंगे, ठीक है। तो देखो मैटर में हमने कहा था कि अब हम चलो जानते हैं कि एलिमेंट और कंपाउंड जानने से पहले प्योर सब्सटेंस जान लिया जाए, ठीक है। पहले प्योर सब्सटेंस, ठीक है। आखिर प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, तो हम लिखेंगे कि दोज मटेरियल which are made up of only one type of substance, इसको क्या बोलेंगे? are called pure substance। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी समझाता हूँ प्योर सब्सटेंस। अगर हम एग्जांपल यहाँ पे लें तो जैसे मान लो हम H2O ले लेते हैं, ठीक है, HCl ले लेते हैं, कोई बहुत सारे एग्जांपल है। हम मान लो जो तुम्हारा नाइट्रोजन गैस ले लिया, सोडियम एलिमेंट ले लिया, कैल्शियम ले लिया, पोटेशियम ले लिया, एटसेट्रा। देखो क्या हमने कहा कि प्योर सब्सटेंस होते क्या हैं कि वो मटेरियल जो सिर्फ एक ही टाइप के सब्सटेंस से मिलके बने थे, सिर्फ उनमें एक ही टाइप का सब्सटेंस होता है। जैसे अब प्योर का मतलब अगर आप डेली लाइफ में कंपेयर करें इस प्योर सब्सटेंस को, तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो प्योर होगा, ठीक है। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में प्योर सब्सटेंस की अपनी एक अलग ही मीनिंग होती है। अगर आप केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में, अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में प्योर सब्सटेंस को समझना चाहते हैं, तो केमिस्ट्री ये कहती है कि वो चीज़ प्योर सब्सटेंस कहलाएगी। आप उस चीज़ को प्योर सब्सटेंस बोलोगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के सब्सटेंस मौजूद होंगे, सिर्फ एक टाइप के। जैसे वाटर, हमने मान लीजिए 1 लीटर पानी ले लिया, ठीक है, तो अभी सिर्फ पानी है, इसमें पानी हमने लिया 1 लीटर, ठीक है,
तो इसमें सिर्फ और सिर्फ H2O के ही मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो केमिस्ट्री उसको कहेगी प्योर सब्सटेंस। लेकिन अब जरा सा भी आप उसमें अगर जाकर के आपने मिला दिया साल्ट वगैरह, जरा सा नमक या चीनी मिला दिया, तो प्योर सब्सटेंस अब नहीं कहा जाएगा, ठीक है, वो मिक्सचर कहलाने लगेगा। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में प्योर सब्सटेंस की मीनिंग है सिर्फ और सिर्फ जिस चीज को आपने लिया है, जिस चीज को आपने सेलेक्ट किया है, सिर्फ उसी के ही पार्टिकल्स उसमें हो, सिर्फ उसी के ही मॉलिक्यूल्स उसमें हो, तब केमिस्ट्री उसको कहेगी कि ठीक है ये प्योर सब्सटेंस है। तो उसी केस में अगर आप HCl ले हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिल्कुल कम की अगर बात की जाए, अगर उसमें स्टार्टिंग के सिर्फ HCl ही अगर मौजूद है, कुछ एक्स्ट्रा चीज अगर उसमें आप नहीं ऐड करते हैं, तब तक वो क्या है, प्योर सब्सटेंस है। सोडियम एलिमेंट ले लिया जाए, ठीक है, तो सोडियम एलिमेंट भाई काफी हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, तो सोडियम को भी अगर आप देख लें तो वो भी क्या है, प्योर सब्सटेंस है। तो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ वो एक ही टाइप के सब्सटेंस मौजूद हों, एक ही टाइप के सब्सटेंस, ठीक है। मैंने एग्जांपल भी लिया वाटर और शुगर का, बोला ना कि जब तक आप वाटर मान लो 1 लीटर लिए, आप अगर उसमें एक्स्ट्रा कुछ चीजें ऐड कर देते हैं तो वो प्योर सब्सटेंस नहीं कहलाएगा। चूंकि हम लोग के डेली लाइफ में जैसे हम लोग नहीं कहते कि भाई प्योर मिल्क है ना, प्योर घी वगैरह ऐसा कहते हैं, तो भाई प्योर मिल्क वगैरह ठीक है, प्योर मिल्क नहीं उसको कम्प्लीटली कह पाएंगे, कम केमिस्ट्री लेवल में प्योर इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें भी डिफरेंट मतलब कि फैट्स और कैल्शियम काफ़ी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो फैट्स होना, कैल्शियम का होना, ये एक से ज़्यादा सब्सटेंस उस मिल्क में है, तो इसलिए केमिस्ट्री के लेवल में मिल्क आपका प्योर सब्सटेंस नहीं होगा। तो आइए आपको प्योर सब्सटेंस समझ में आ गए होंगे कि क्या होते हैं। चूंकि प्योर सब्सटेंस की भी 2 कैटेगरी थी, हमने बताया था। अगर इसमें आपको अब अगला जानना है एलिमेंट क्या होते हैं, तो आप लिखेंगे कि दोज प्योर सब्सटेंसेस which are, ठीक है, which are made up of only one type of, ठीक है, only one type of atom, टाइप नहीं कह सकते हैं, only one kind of atom बोले तो काफी क्लियर हो जाएगा। only one kind of atom are called, उसको क्या बोल देंगे बेटा, are called element। अब जैसे समझिए यहाँ पे मैं यहीं पे एग्जांपल दे रहा हूँ बेटे, जैसे मैंने लिया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है, सोडियम, स्ट्रॉन्स, स्कैंडियम वगैरह, आयरन वगैरह एक्सेट्रा बहुत सारे ले लो। तो एलिमेंट क्या थे, एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंस होते हैं जो सिर्फ एक ही टाइप के एटम से बनते हैं। जैसे प्योर सब्सटेंस क्या था कि इसमें सिर्फ एक ही टाइप का सब्सटेंस होना चाहिए, उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा सब्सटेंस आपने ऐड किया तो प्योर सब्सटेंस नहीं रहेगा। लेकिन एलिमेंट क्या है, एलिमेंट प्योर सब्सटेंस की वो कैटेगरी या फिर एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंस होते हैं जो सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लें, अगर मान लो मैं हाइड्रोजन गैस एक्चुअली होता है, ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन के एक एटम को लेंगे, हाइड्रोजन को लेंगे, तो हम इसको एलिमेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब इसको आप वॉच करोगे, ठीक है, इसको प्रॉपर तरह से इसका कंपोजिशन देखोगे तो आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के एटम ही दिखाई देंगे और कोई दूसरा एटम नहीं दिखाई देने वाला है। तो ये चूंकि सिर्फ एक ही टाइप के एटम से इसमें मौजूद है तो इसलिए ये एलिमेंट हुआ। सिमिलरली हीलियम, लिथियम, सोडियम, स्कैंडियम, आयरन एक्सेट्रा जितने भी एलिमेंट हैं, तो एलिमेंट क्या होंगे, वो प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं। वही अगर हम एक से अलावा एटम ऐड करेंगे तो मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। तो एलिमेंट समझ में आ गया। वहीं पे देखिए, यहीं पे आपको एक चीज जानना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल होते क्या। कंपाउंड अभी बता रहे हैं, मॉलिक्यूल बता देते हैं। तो हम बोलेंगे कि when two are more than two atoms, two are more than two same type of atom, more than two same type of atom combines, ठीक है, combines, they will form combines, ठीक है, they space combination, they will form molecule। जैसे मॉलिक्यूल के एग्जांपल ले लेते हैं, अब समझाते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल यहाँ पे लें तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, क्लोरीन को ले लीजिए। देखिए क्या हम कह रहे हैं कि जब एक, दो या दो से ज्यादा एक ही टाइप के एटम कंबाइन होते हैं, जब दो या दो से ज्यादा एक ही टाइप के एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो भी क्या फॉर्म करते हैं, वो मॉलिक्यूल को बनाते हैं। जैसे यहाँ पे
अभी एटम एलिमेंट पे आओ, यहाँ पे क्या था, जो डिफरेंट एलिमेंट जैसे सोडियम वगैरह था, लिथियम था वगैरह, ये सारे थे। तो यहाँ पे ये इन एलिमेंट में सिर्फ एक ही टाइप के एटम थे, ठीक है, एक ही टाइप के एटम थे, तो इसलिए हम इनको एलिमेंट कहें। लेकिन मॉलिक्यूल में क्या होगा, एक ही टाइप के दो या दो से अधिक एटम, अभी भी एटम एक ही टाइप का है, लेकिन यहाँ पे संख्या देखिए, यहाँ दो या दो से अधिक एटम जब कंबाइन हो जाते हैं तो ये मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी एलिमेंट मॉलिक्यूल में इन डिटेल जब मोर कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, स्टार्ट करूंगा, तो और प्रॉपर तरह से आपको समझा देगा। फिलहाल इतना समझिए कि एलिमेंट क्या थे, वो प्योर सब्सटेंस है जो सिर्फ एक टाइप के एटम से मिलकर बनते हैं, और मॉलिक्यूल क्या थे, जब दो या दो से ज्यादा एक ही टाइप के एटम कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है, कंबाइन हो जाएंगे तो वे मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो एटम मॉलिक्यूल समझ में आया। तो देखिए यहीं पे आपको समझना चाहिए कंपाउंड, ठीक है, कि कंपाउंड क्या होता है। तो हम इसके लिए ये लिखेंगे कि द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस, द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस, द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस in which the type of pure substance in which more than one type of atom, more than one type of atom, more than one type of atom combines, देखो यहाँ भी combines in fixed ratio by mass, in fixed ratio by mass. The type of pure substance are called compound. जैसे मैं यहाँ देखो कंपाउंड में एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया सोडियम क्लोराइड को ले लिया, ठीक है, वाटर को ले लो, ठीक है, और CO2 को, CO2 तो खैर गैस है, कंपाउंड भी कह सकते हैं उसको, और HCl को ले लो, एक्सेट्रा कर लो, बहुत सारे बन जाएंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे अभी क्या एक्सप्लेन किया, कंपाउंड क्या था, कि देखो कंपाउंड वो प्योर सब्सटेंस होते हैं, यानी कि वो प्योर सब्सटेंस जो एक या एक से ज्यादा एटम के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। मॉलिक्यूल में क्या था, एटम का कॉम्बिनेशन एक से ज्यादा हो रहा था, लेकिन वो एटम एक ही टाइप के थे, ठीक है। जैसे मॉलिक्यूल में जो एक टाइप जो एटम कंबाइन हो रहे थे, वे एटम के टाइप्स एक ही थे। मतलब अगर हाइड्रोजन को हम लेते थे तो इसमें हाइड्रोजन के ही एटम हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहे हैं, नाइट्रोजन वाले में नाइट्रोजन के ही एटम नाइट्रोजन से कंबाइन हो रहे हैं, ऑक्सीजन वाले में ऑक्सीजन के एटम ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो वे मॉलिक्यूल बना रहे थे, यानी कि एटम का कॉम्बिनेशन वहां पे भी हो रहा था मॉलिक्यूल के केस में भी, लेकिन वो कॉम्बिनेशन ऐसा था जिसमें एक ही टाइप के एटम अपने ही जैसे एटम से कंबाइन हो रहे थे। जबकि यहाँ पे कंपाउंड में क्या है कि एक से ज्यादा एटम, यानी कि अब यहाँ एटम डिफरेंट हो गया है, अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाले भी आ जाएंगे एटम, ठीक है। तो जब एक या एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप के एटम आपस में कंबाइन होंगे और उनका कॉम्बिनेशन इस तरह से होगा कि जो उनके मास का रेशियो वो फिक्स्ड होगा, ठीक है। यानी कि जब एक से ज्यादा टाइप के एटम कंबाइन होते हैं और फिक्स्ड रेशियो बाय मास में कंबाइन होते हैं तो वे क्या कहलाते हैं, कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड को ले लिया, यहाँ पे सोडियम का एक अलग एटम है, क्लोरीन का एक अलग एटम है, ठीक है। तो एक से ज्यादा एटम कंबाइन हुए, लेकिन कंबाइन होने के साथ इनके जो मास रेशियो को आप देखेंगे ना वो फिक्स मिलेगा। मतलब कि कहीं से भी सोडियम क्लोराइड आप ऑब्टेन कर लें, बना लें लैब में, या फिर जा करके सी वाटर को आप इवेपोरेट करके जो ऑब्टेन करें, तो वहाँ पे जो आप देखेंगे इनके मास का जो रेशियो होगा ना, वहाँ लैब वाले सॉल्ट में और वहाँ के जो आपने सी वाटर सॉल्टिंग वाला सेम मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से H2O में देख लो, हाइड्रोजन का एटम है और ऑक्सीजन का एटम है, तो यानी एक से ज्यादा एटम कंबाइन हुए हैं तो ये क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। लेकिन अगर यही एटम एक से ज्यादा नहीं सेम टाइप के कंबाइन होंगे तो वे क्या फॉर्म करेंगे, मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे। आई थिंक आपको एलिमेंट मॉलिक्यूल कंपाउंड समझ में आ गया। तो एलिमेंट मॉलिक्यूल कंपाउंड प्योर सब्सटेंस क्लियर हो गए। तो बस अब इसके आगे बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मिक्सचर वगैरह आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है मिक्सचर, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग चैप्टर है और कंसंट्रेशन से अगर आप फुल देखें तो भाई काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और काफ़ी चीज़ें क्लियर भी होंगी कि यार हाँ पहले ये चीज़ जानते थे तो कुछ और नया जाना। तो देखिए अब है आपके सामने मिक्सचर। मिक्सचर किसे आप बोलेंगे, हम बोलेंगे कि दोज मटेरियल्स, ठीक है, दोज
material which are formed, those materials which are formed by the combination of two or more than two, ठीक है, two or more than two type of substance, two or more than two type of substance in any ratio of mass। अब जैसे यहाँ पे देखो कुछ हमने क्या मिक्सचर किसको बोला, एग्जांपल पहले ले लें फिर बताते हैं। एग्जांपल में जैसे हम ले लिए, और आपको एग्जांपल में अगर हम लें तो जैसे H2O प्लस NaCl ले लो, ठीक है, फिर H2O प्लस ऑयल ले लो, ठीक है, बहुत सारे लो, H2O प्लस शुगर ले लो, ठीक है, अल्कोहल को भी ले सकते हो, एक्सेट्रा बहुत सारे। तो देखो मैंने क्या बताया, क्या हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मिक्सचर बता रहे हैं। देखो मिक्सचर वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा एक मतलब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिक्स रहते हैं, और वो सब्सटेंस के जो मास रेशियो है वो फिक्स नहीं होता। अब एक बार कहने में तो समझ नहीं आएगा, एक बार फिर से उसको सुनिए। प्योर सब्सटेंस, इसके पहले पिछले वालों को रिकॉल करिए, मॉलिक्यूल और प्योर सब्सटेंस को देख रहे थे। प्योर सब्सटेंस में क्या था, एक से ज़्यादा एटम आपस में कंबाइन हो रहे थे और उनके मास का जो रेशियो था वो फिक्स था, यानी कि वो फिक्स्ड मास रेशियो में कंबाइन हो रहे थे। एक से ज़्यादा एटम फिक्स मास रेशियो में कंबाइन हो रहे थे। H2O था, NaCl था, शुगर वगैरह थे, ठीक है। उसमें हमने सबको क्या बोला था, प्योर सब्सटेंस, सॉरी क्या एलिमेंट के बाद क्या आया था, कंपाउंड नाम दिया था, ठीक है। अब मिक्सचर में क्या होगा कि इसमें अलग अलग सब्सटेंस ही मिक्स होने लगेंगे। जैसे इसमें देखो H2O अपने आप में एक प्योर सब्सटेंस, सॉरी कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये जब इनको हमने आपस में मिक्स कर दिया, आपस में इनको मिला दिया, तो ये मिक्सचर बना ले रहे हैं, ठीक है। तो मिक्सचर क्या थे, वे वो सारे मटेरियल, ये पूरा मिलकर के मटेरियल बना, वो मटेरियल जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस मौजूद होते हैं, दो या दो से अधिक सब्सटेंस मौजूद होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, मिक्सचर। जैसे वाटर और नमक को आपने मिक्स कर दिया, पानी लिया और नमक को मिला दिया। अब देखो मैं बार कह रहा हूँ, याद करो प्योर सब्सटेंस में मैंने सिर्फ पानी को बोला था कि 1 लीटर वाटर लो, 1 लीटर वाटर को हमने सिर्फ प्योर सब्सटेंस इसलिए बोला था क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा चीजें हम कुछ ऐड ही नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ वाटर ही है उसमें है। हाँ, ये अलग बात है कि उस वाटर में हाइड्रोजन के भी एटम है और ऑक्सीजन के भी एटम है, ठीक है, उसके भी नहीं बात की जा रही। वो तो भाई एटम से तो सारे पार्टिकल्स, सॉरी सारे मैटर बने ही है, तो एटम तो सभी में होंगे, ठीक है। तो वाटर में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम है, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर के ही मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, इसलिए वो प्योर सब्सटेंस था। उसी तरीके से सोडियम क्लोराइड को अलग लोगे तो उसमें भी वो अपने आप में प्योर सब्सटेंस है, लेकिन जब ये आपस में मिक्स हुए तो ये अलग सब्सटेंस था अपने आप में प्योर, ये भी प्योर सब्सटेंस है, लेकिन इनके कॉम्बिनेशन से क्या बन गया, मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या थे, वे मटेरियल जिसमें दो या दो से अधिक टाइप के सब्सटेंस मिक्स रहते हैं, उसको हम क्या बोलते थे, मिक्सचर। जैसे वाटर और ऑयल को ले लो, पानी में ऑयल को मिला दिया, वो भी एक मिक्सचर बन जाएगा। पानी में हमने शुगर को एडअप कर दिया, वो भी हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, सॉरी मिक्सचर हो गया। मिल्क में हमने वाटर मिला दिया, भाई वाटर में मिल्क को आप ऐड कर रहे हैं, क्या इसको मिक्सचर बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि इसमें वाटर एक अलग प्योर अपने आप में एक अलग प्योर सब्सटेंस और मिल्क अपने आप में एक अलग सब्सटेंस। तो दो या दो से अधिक सब्सटेंस के आपस में जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है। तो देखिए मिक्सचर की दो कैटेगरी होती है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखिए होमोजीनियस मिक्सचर क्या बोलेंगे हम कि दोज टाइप ऑफ मिक्सचर या दोज मिक्सचर्स in which all the components are mixed uniformly and forms single phase
उसको क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर। अब जैसे एग्जांपल में मैं आपके सामने रखता हूँ, जैसे वाटर, एग्जांपल है होमोजीनियस का, वाटर प्लस शुगर, ठीक है, वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस NaCl, ठीक है, एक्सेट्रा ले लो, वाटर प्लस अल्कोहल का भी ले लो, डिजॉल्वेबल है, वाटर प्लस अल्कोहल होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है, एक्सेट्रा। देखो क्या है कि मिक्सचर की वो टाइप्स या वो कैटेगरी जिसमें जिस भी सब मटेरियल को आप, जैसे अभी मिक्सचर क्या आपने पढ़ा था कि जब हम दो या दो से अधिक टाइप के सब्सटेंस को आपस में मिक्स करेंगे तो वे मिक्सचर बनाते हैं, दो या दो से अधिक टाइप के सब्सटेंस होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, लेकिन वो ऐसा मिक्सचर अगर बन गया जिसमें दो, मान लीजिए आपने दो सब्सटेंस को ऐड किया, ठीक है, और मिक्सचर बनाने गए, देखा वे ऐड होने के बाद में एक सिंगल फेज बन गया, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे, होमोजीनियस मिक्सचर। यानी होमोजीनियस मिक्सचर में जिन भी दो सब्सटेंस को आप ऐड कर रहे होते हैं, मिक्स कर रहे होते हैं, वे आफ्टर मिक्सिंग के बाद वे क्या होते हैं, एक सिंगल फेज बना लेते हैं। जैसे आप वाटर और शुगर को लो, मिक्स करने से पहले वाटर का स्टेट लिक्विड था, ठीक है, शुगर का क्या था, सॉलिड था, क्रिस्टलाइन बोलेंगे, ठीक है। तो अलग अलग इनके स्टेट थे, लेकिन जब हमने इनको मिक्स किया तो देखा एक हमें सिंगल फेज मिला, सिंगल स्टेट मिला, कौन सा, लिक्विड वाला मिल गया, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर हुआ। यानी कि वाटर के पार्टिकल्स, जो वाटर में कहीं ना कहीं शुगर के पार्टिकल्स जा करके घुल से गए हैं, कहीं ना कहीं वे उसमें एडअप हो गए हैं, तो इस टाइप के मिक्सचर को क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। वैसे वाटर और सॉल्ट ले लो, वाटर सॉल्ट को अगर आप मिक्स करोगे तो सॉल्ट क्या होगा, वाटर में पूरी तरीके से जाकर के डिसॉल्व होगा। तो डिसॉल्विंग से पहले, मिक्सिंग से पहले उनका अपना अपना कुछ स्टेट था, लेकिन जब आपने उनको मिक्स किया तो उन्होंने मिला करके एक सिंगल फेज बना लिया। तो होमोजीनियस मिक्सचर समझ में आ रहा है, ऐसा टाइप का मिक्सचर या ऐसा मिक्सचर जिसमें जिस भी आप सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हैं मिक्सचर बनाने के लिए, अगर वे मिक्सिंग के बाद कंप्लीटली यूनिफॉर्मली मिल जाते हैं। यूनिफॉर्मली भाई कब मिक्स होंगे, जैसे कि वाटर और शुगर आप मिलाते हो तो यूनिफॉर्मली मिक्स होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ देर बाद कुछ चीनी के पार्टिकल्स ऊपर रहते हैं, कुछ नीचे रहते हैं, कुछ बीच में रहते हैं, ऐसा नहीं है। सारे के सारे चीनी के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के बीच में कहीं जहां भी गैप मिलता है उसमें पूरी तरीके से क्या होते हैं, सेट हो जाते हैं, सेटअप हो जाते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर समझते हैं ऐसे मिक्सचर जिसमें सारे टाइप्स के मटेरियल जिनको आप मिक्स कर रहे हैं वे मिल करके, मिक्स हो करके एक यूनिफॉर्म फेज बना लेते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा है होमोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस क्या होगा, इसी का बिल्कुल अपोजिट होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या हम बोलेंगे कि दोज मिक्सचर्स in which all the components are mixed non-uniformly, उनको क्या बोलेंगे, are called heterogeneous mixture। क्या नाम दिया जाएगा भाई, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या थे, वो मिक्सचर्स थे जिनमें आप सब्सटेंस मिक्स तो कर रहे हैं लेकिन मिक्सिंग के बाद वे यूनिफॉर्मली एक सिंगल फेज नहीं बना रहे, यानी कि कंप्लीटली एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। यार वाटर शुगर, वाटर सॉल्ट कंप्लीटली एक दूसरे में मिक्स हो जा रहे थे ना, मिक्सअप हो जा रहे थे ना, तो इसलिए होमोजीनियस बोला। वहीं अगर तुम लोग वाटर, ठीक है, प्लस ऑयल को लो, देखोगे ना कभी एक दूसरे में मिक्स होंगे ही नहीं। ऑयल क्या होगा, वाटर के सरफेस पे फ्लोट करता हुआ दिखेगा आपको। तो ये हेट्रोजीनियस का एग्जांपल हुआ। तो देखिए हमारे केमिस्ट्री में जो स्टार्टिंग के कुछ छोटे छोटे टर्म्स थे, जो टॉपिक्स थे छोटे छोटे, वो हमने डिस्कस कर दिया आपसे, ठीक है। अब हम बिल्कुल कैलकुलेटिव पार्ट अब स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से जो कुछ भी आपका स्टार्ट होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और साथ ही साथ आपको काफ़ी कुछ सिखाएगा भी। ये सब तो ठीक है, कुछ कुछ जानते भी थे, वो आपके लिए बिल्कुल नया भी होगा। कुछ लॉ आप जानते हैं उसमें भी, लेकिन फिर भी स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करने वाले लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो इसे इमेज करें। देखिए अब हमारा क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, लॉ ऑफ
केमिकल कॉम्बिनेशन शुरुआत करते हैं इसकी भी। क्या है यहाँ पे एक्चुअली लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? देखिए ज़रूरत क्यों पड़ी इसकी, है ना, आखिर क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, लोगों ने क्यों इसको डिस्कस किया, अलग से स्टेटमेंट बनाया, आखिर क्या हुआ, जरा वो भी सामने से देखिए। मैट्रिक की कैटेगरी एलिमेंट का होना, कंपाउंड, मिक्सर्स, डिफरेंट टाइप्स के, तो ठीक है, वो तो होना ठीक है, लेकिन जब उनको आपस में मिक्स किया गया, है ना, मिक्स किया गया, तो देखा गया कि जैसे हमने वाटर को शुगर में मिलाया था, ठीक है, मतलब वाटर में शुगर को मिलाया था, सॉरी, तो क्या हुआ था, कुछ समय बाद जो शुगर के पार्टिकल्स थे वे कहीं ना कहीं वाटर के पार्टिकल्स के बीच में कहीं गैप रहा होगा। आप ही जरा सोचो ना कि जैसे इस रूम में भी स्पेस है, जहाँ इस रूम में आप बैठे हो वहाँ स्पेस है, ठीक है, तो बाहर से मान लो 4-5 लोग या 6 या 7 पर्सन आ भी जाते हैं तो उसमें आराम से एडजस्ट हो जाते हैं, नो प्रॉब्लम। तो कहीं ना कहीं आपके रूम में स्पेस था तभी तो एडजस्ट हो पाए। अगर स्पेस नहीं रहता तो आप कहते कि भाई ठीक है स्पेस नहीं, आप आ नहीं सकते यहाँ पे, ऐसा कुछ कहते हैं ना भाई। तो सेम केस हमारा भी था, आखिर शुगर के पार्टिकल्स गए कहाँ? मिक्स करने से पहले कुछ तो रहा होगा उनके बीच में, सॉरी कुछ तो उनका स्टेट तो कुछ था ही, मिक्स करने से पहले आपने देखा भी था, लेकिन जैसे इसको पानी में लाया कुछ देर बाद आपने देखा डिजॉल्व हो गए भाई, तो देखा क्या शुगर के पार्टिकल्स तो गायब हो गए, तो इसके लिए आप स्टेटमेंट बोलते हो कि यार शुगर के पार्टिकल्स डिजॉल्व हो गए वाटर में। अच्छा ठीक है, ये कहना बिल्कुल सही है कि वाटर में डिजॉल्व हो गए, कोई गलत नहीं है, लेकिन केमिकली जरा इसको समझिए क्या होगा, कुछ ना कुछ रिएक्शन हुई होगी, वाटर और शुगर के पार्टिकल्स के बीच में कोई रिएक्शन हुई है, ठीक। दूसरी चीज, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में, जो वाटर के पार्टिकल्स कहने का मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल हैं H2O, जिनका अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है, बॉन्डिंग में भी समझाया जाएगा। तो इनके बीच में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ढेर सारे, ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे वहाँ पे वाटर के, ठीक है, तो उन वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कुछ ना कुछ गैप रहा होगा, तभी तो भाई बाहर से आपने चीनी को ऐड किया, शुगर को ऐड किया, तो शुगर के पार्टिकल जाके कहीं ना कहीं एडजस्ट हो रहे हैं, उनको स्पेस मिल रहा है, तभी ना, स्पेस नहीं मिलता तो बाहर अपना फ्लोट करते रहते हैं, जो भी कुछ होता है नीचे वो सेपरेट होकर बैठ जाते हैं ऐसा कुछ करके, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, उसमें मिक्स हो गए, तो कहीं ना कहीं उनमें स्पेस था तभी ऐसा हुआ। तो अब होगा क्या, स्पेस हुआ इसलिए वो मिक्स हुए, साथ ही साथ उनके बीच में कुछ केमिकल रिएक्शन भी हुई है। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बनाने का देखिए मेन उद्देश्य ये था, मेन मोटो ये था कि जितने भी टाइप्स के केमिकल रिएक्शन होती हैं उनको अच्छे से स्टडी किया जाए, उनको प्रॉपर तरह से कैलकुलेटिव पार्ट, उसमें एक्चुअली क्या है ना कि जितने भी आप लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखेंगे ना, जनरली आप देखेंगे कि एलिमेंट जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट हैं केमिकल रिएक्शन में, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं कंप्लीटली उन्हीं पे पूरी बेस्ड होते हैं। कोई क्या करेगा कि कोई लॉ हमको ये एक्सप्लेन करेगा कि भाई जितने भी मास हैं, जितने भी एटम्स हैं वो कंजर्व रहेंगे, किसी भी तरह के एटम में ना तो लॉस देखने को मिलेगा, ना ही किसी तरीके का एक्स्ट्रा एटम उसमें एड अप हो सकता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी लॉ हमको मिलेंगे जो ये बताएंगे कि भाई एक टाइप का ही एलिमेंट है, वे कईयों से रिएक्ट करके अलग अलग प्रोडक्ट भी बना रहा है। तो कहने का मतलब कि जब रिएक्शंस होना शुरू हुआ तो हमें डिफरेंट एस्पेक्ट देखने को मिले कि भाई एक ही टाइप का एटम है, वो कंजर्व है, जब रिएक्शन के बाद वो कंजर्व है नहीं है, एक ही टाइप का एलिमेंट है, वे किन किन से रिएक्ट करके क्या अलग अलग प्रोडक्ट बना रहा है, सेम प्रोडक्ट बना रहा है, तो सारी स्टडी हम इनके थ्रू करने वाले हैं। तो देखिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है वो जनरली होते तो 4 या 5 मेन है, हम एक एक करके बताते हैं। तो इसमें पहला आपका आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे इसके लिए, इसके हम लिखेंगे कि इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास in remains conserved, टोटल मास इज रिमेन्स कंजर्व। इसी का दूसरा स्टेटमेंट आप लोग लिखते हैं मास, है ना, मैटर, मैटर के बोलते हैं ना, मैटर कैन neither be created nor destroyed, कैन neither be created nor destroyed, ठीक है।
दूसरा स्टेटमेंट इसका देते हैं। जनरली लोग मैटर के साथ साथ इसमें कहते हैं कि एटम को भी कह देते हैं, कभी कभी नहीं लेते तो एटम कैन नेदर बी ग्रेटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ये भी बात कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या था, दो स्टेटमेंट देते हैं। मतलब कि ये लॉ क्या कहता था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो चुकी है या हो भी रही, मतलब हो भी रही नहीं, ड्यूरिंग रिएक्शन नहीं, आफ्टर रिएक्शन की बात करते हैं। किसी केमिकल रिएक्शन में जो टोटल मास होता है वो कंजर्व रहता है। अब टोटल मास किसका, जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट बन रहा है उन्हीं की मास की बात करेंगे ना। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं, या यूं कह लीजिए कि किसी केमिकल रिएक्शन में जितने भी डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं उन सबका मास केमिकल रिएक्शन से पहले जितना था, अगर रिएक्शन हो जाती है तो उसके बाद भी उतना ही आपको देखने को मिलेगा। यानी कि कहीं से मास में किसी भी तरह का डिक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा नहीं। जितना मास रिएक्शन से पहले था, रिएक्शन के बाद भी उतना ही मास आपको देखने को मिलेगा। देखो लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन में एक खास बात थी, it was given by एक्चुअली एक सेंटेंस है एंटोनियो लेवोसियर, ठीक है, लेवोसियर कहते हैं लोग, इन्होंने इस लॉ को दिया था। और साथ ही साथ इस लॉ की एक और खास बात थी कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ सब्सटेंस, अभी सब्सटेंस के रिएक्टेंट तो बाद में कह लेंगे, टोटल मास ऑफ सब्सटेंस बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ सब्सटेंस आफ्टर रिएक्शन, टोटल मास ऑफ सब्सटेंस आफ्टर रिएक्शन, ठीक है। ये बात थी इनकी अगर ये इस लॉ के हिसाब से ये हमें पता चलता है, ये मालूम होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन से पहले जितने भी मास थे वे रिएक्शन के बाद भी उतने ही सब्सटेंस के मास मिलेंगे आपको। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, ठीक है, एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे देखो सिंपल ले रहा हूँ। जैसे मैंने हाइड्रोजन का रिएक्शन कराया ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, हाफ मोल लिया है, तो ये क्या बनाएंगे, वाटर का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, लिक्विड, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें बिफोर रिएक्शन देखो तुम, बिफोर रिएक्शन से पहले 1 मोल हाइड्रोजन का था, ठीक है, रिएक्शन से पहले देखो 1 मोल हाइड्रोजन का और हाफ मोल ऑक्सीजन का तुमने लिया है, ठीक है। रिएक्शन बिफोर रिएक्शन हम आपको क्या दिखा रहे हैं, रिएक्शन से पहले को देखिए हाइड्रोजन का 1 मोल है और रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन का हाफ मोल। और आफ्टर रिएक्शन क्या हो रहा है, आफ्टर रिएक्शन क्या देखने को मिल रहा है आपको, आफ्टर रिएक्शन 1 मोल H2O बन रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है। तो क्या करेंगे, इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन में होगा क्या कि आप क्या करें भाई, पिछले 9th वगैरह में आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में मॉलिक्यूलर मास वगैरह कैलकुलेट करना सीखा था, तो वही काम यहाँ पे होने वाला है। क्या करेंगे, मास बिफोर रिएक्शन, या टोटल मास भी कह लीजिए, बिफोर रिएक्शन क्या था, किसका लेंगे, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मास लेंगे, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, या यूं कहिए ऐसे कहिए कि मास ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन प्लस हाफ मोल ऑक्सीजन। क्या आप करना चाहेंगे भाई, रिएक्शन से पहले का मास लेंगे, 1 मोल हाइड्रोजन का मास और 1 मोल हाफ मोल ऑक्सीजन का मास। तो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिला, 1 मोल का 2 प्लस हाफ मोल का अगर आप देखेंगे तो 32 होगा, तो यहाँ पे 16 यानी कि 18 ग्राम मास मिला। रिएक्शन से पहले 18 ग्राम सब्सटेंस का मास था, और रिएक्शन के बाद जरा देख लेते हैं। तो इसको मैं क्या करूंगा, यहीं पे देखो लिख रहा हूँ नीचे, यहाँ देखिए समझा रहा हूँ, यहाँ पे मास, टोटल मास या मास आफ्टर रिएक्शन क्या है, 1 मोल, या यूं कहिए कि मास ऑफ 1 मोल वाटर क्या हो जाएगा, 18 ग्राम देखने को मिलेगा आपको, देखिए ना, 2 प्लस 16। तो देख रहे हैं रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो टोटल मास थे वे सेम है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना वैलिड। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सिंपल ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जो टोटल मास रिएक्शन से पहले था वो रिएक्शंस के बाद भी उतना ही आपको देखने को मिलेगा, भले अलग अलग सब्सटेंस उसमें बन जाए। ये समझ में आ गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं। इसमें आप एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन को भी देख सकते हैं जो CO2 बनता है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखेंगे ना तो वही सेम चीज देखने को मिलेगा।
तो चलिए ये लॉ समझ में आ गया है, तो इस पे प्रैक्टिस इस तरह से हो सकती है। एक क्वेश्चंस तो नहीं, अभी इसके बाद वाले पे क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। कांस्टेंट प्रोपोर्शन अगला है, तो नेक्स्ट लॉ हमारा है थोड़ा सा अगला हमारा है नेक्स्ट जो लॉ था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, यूं कह लीजिए कि इसी को हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। दूसरा नाम होता है इसका, एक और नाम आता है यार, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अभी फिलहाल कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी लेकर के चलते हैं, बाद में इसको डिस्कस करेंगे। इसका दूसरा नेमिंग भी आता है, अभी माइंड में रन नहीं कर रहा। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एक्चुअली क्या था? देखिए एक्चुअली ये जो लॉ था ये जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया गया था, बाय जोसेफ प्रॉस्ट, ठीक है, साइंटिस्ट थे, तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, ये कहता है कि all the chemical compound have constant composition irrespective of their method of preparation. प्रिपरेशन का क्या मतलब है? प्रिपरेशन यानी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि अभी एग्जांपल लेके समझा रहे हैं कि अगर कोई भी आप केमिकल कंपाउंड ले लीजिए, ठीक है, उस केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट मौजूद होंगे वो उनका जो कंपोजिशन होता है वो कांस्टेंट आपको देखने को मिलेगा। मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मेथड ऑफ प्रिपरेशन का मतलब कि आप कोई भी एक केमिकल कंपाउंड लीजिए, ठीक, उसको आप कहीं से भी ऑब्टेन करिए। मतलब कि एक मान लीजिए कि कोई आपने केमिकल कंपाउंड ए लिया है, ठीक है, आप इसको गए कहीं एक्स जगह से लेके आ रहे हैं और इसी को कहीं वाई जगह से लेके आ रहे हैं, ठीक है, कंपाउंड तो ए ही है, उसको आपने एक्स जगह से भी लाया, वाई जगह से भी, अलग अलग जगह से लाया, तो आप ये देखेंगे कि इस कंपाउंड ए में भले आपने इनको अलग अलग जगह से ले आया है, लेकिन इस कंपाउंड में जो एलिमेंट का जो कंपोजिशन होगा वो कांस्टेंट होगा। यानी कि इसमें जो भी एलिमेंट होंगे उनका जो कंपोजिशन एक्स वाली जगह पे था वही कंपोजिशन यहाँ से लाएंगे तब भी मिलेगा। यानी कि आप कहीं से भी डिफरेंट मेथड अप्लाई कर लें, उसको प्रिपेयर कर लें, उनमें जो मेथड एलिमेंट का जो कंपोजिशन होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। जैसे अब मैं एक एग्जांपल ले, तो एक्स वाई वाला था, जैसे एक एग्जांपल यहाँ से लीजिए। एग्जांपल में जैसे मैं लूँ, मान लीजिए मैं लेता हूँ इन CO2, ठीक है, द कांस्टेंट द मास ऑफ या द इन CO2 में कांस्टेंट कंपोजिशन किसका है? कांस्टेंट कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स। क्या एलिमेंट्स का कांस्टेंट कंपोजिशन आपको देखने को मिलेगा? 12:12 है ना, तो 32, या यूं कह लीजिए, इसी को आप यूं कह लीजिए कि 3:8, ठीक है, वही है ना, 12 और 32। तो वाटर में CO2 में लो, इसी तरीके से मान लो अगर आप वाटर लेते हो, कांस्टेंट कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट अगर देखें तो वाटर का 2:16, या यूं कहिए या इक्वल बोल करके कहिए कि 1:8। अब मैं समझा रहा हूँ, देखो क्या यहाँ मतलब है कि ये लॉ कहता है कि आप कोई भी केमिकल कंपाउंड लीजिए, CO2 भी एक केमिकल कंपाउंड है, वाटर भी एक केमिकल कंपाउंड है, तो आप कोई भी केमिकल कंपाउंड लीजिए, उनको आप कहीं से भी ऑब्टेन कर लीजिए। एक समय के लिए मान लेते हैं कि हमने CO2 को लिया, ठीक है, तो CO2 को हम क्या कर रहे हैं, एक बार मान लीजिए लैब में हमने प्रिपेयर किया, और जो CO2 नॉर्मल हमें मान लो इनकेस ऐसे मिल भी गई है बनी बनाई, तो होगा क्या कि उन दोनों अलग अलग मेथड से भले आपने CO2 को लिया है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है कि जो एलिमेंट मौजूद हैं यानी कार्बन और ऑक्सीजन, इनका जो कंपोजिशन होगा वो कांस्टेंट होगा। आप कंपोजिशन लोग कैसे देखते हैं? इन जनरल रेशियो ले लेते हैं मास का। जैसे अगर हमें इनके एलिमेंट के कंपोजिशन को देखना हुआ तो क्या लोग करते हैं कि इन जनरल इनके मास की रेशियो को ले लेते हैं। तो आप कहीं से भी कितनी अलग अलग जो भी सोर्स आपके हैं,
आप CO2 को ऑब्टेन करिए। आप ये पाएंगे हर सोर्स के थ्रू आपको ये देखने को मिलेगा कि हर सोर्स में जो इनके केमिकल कंपोजिशन है वो क्या है, कांस्टेंट, यानी कि एलिमेंट के मास का रेशियो कांस्टेंट है। को भी कितना 3:8। वाटर को ही ले लो, वाटर का सबसे सूटेबल एग्जांपल इसलिए होता है ना क्योंकि बहुत समझ तुरंत आता है। क्यों? क्योंकि देखो ना, इसको मैं एग्जांपल जैसे आप नॉर्मल वाटर जो ड्रिंक करते हैं वे लो या फिर सी वाटर ले लेते हैं या फिर टैप वाटर ले लेते हैं, ठीक है। तीनों अलग अलग सोर्स से आपने वाटर लिया है तो वाटर ही, लेकिन सोर्सेस ऑफ ऑब्टेनिंग दूध क्या है, सबका अलग अलग है। तो अलग अलग सोर्स से आपने वाटर लिया तो आपको ये देखने को मिलेगा कि सोर्स भले अलग था लेकिन उनमें जो एलिमेंट का जो रेशियो है, मास रेशियो क्या कांस्टेंट है। यानी कि सी वाटर में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 बाई वेट या बाई मास, सी वाटर हो चाहे टैप वाटर हो चाहे आपका नॉर्मल वाटर हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, इन तीनों वाटर में, तीनों सोर्स ऑफ वाटर जो भी अलग अलग सोर्स हैं उन सब में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं वे 1:8 बाई मास कंबाइन होंगे। यानी सी वाटर में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मास रेशियो 1:8 मिलेगा, टैप वाटर में भी और जो ड्रिंकिंग वाटर भी है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन समझ में आ गया बेटा, ठीक है। इस पर एक एग्जाम्पल जैसे लोग समझते हैं, जैसे मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। इसे मुझे इरेज करना पड़ेगा, तो एग्जाम्पल के थ्रू क्या करते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो कि क्वेश्चन समझ लेते हैं कि मान लो 1.80 ग्राम ऑफ 1.80 ग्राम ऑफ certain metal is burned to give 3.0 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है। और अगला क्या था कि 1.5 ग्राम ऑफ सेम मेटल reacts with steam to obtain 2.5 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। हमें यहाँ क्या करना है, वैलिडिटी ऑफ कांस्टेंट, चेक द वैलिडिटी ऑफ, ठीक है, चेक द वैलिडिटी ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सो कुछ भी कह लीजिए, सिंपली कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो क्वेश्चंस क्या है हमारे सामने कि इसको देखो, वो जो अभी इसके पहले जो एग्जांपल लॉ समझे ना, उसी पे एक एग्जांपल है कि हमने मान लीजिए कि कोई सर्टेन मेटल हमारे पास था, उसका हमने 1.8 ग्राम ले लिया है, ठीक है। और उसको क्या किया हमने, ऑक्सीजन मतलब कि उसको बर्न कर दिया। ऑक्सीजन बर्न करने का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिया, तो बर्न किया तो वो हमको 3 ग्राम उस मेटल की ऑक्साइड मिली, ठीक है। फिर क्या किया, उसी मेटल का 1.5 ग्राम लिया और उसको स्टीम के साथ रिएक्ट करा दिया। तो स्टीम के साथ जब उसको रिएक्ट कराया तो उसने कितनी ऑक्साइड दी, 2.5 ग्राम मेटल की ऑक्साइड मिली। तो हमें बताना है कि क्या यहाँ पे कांस्टेंट प्रोपोर्शन वैलिड है। देखो क्या हो रहा है, दो अलग अलग सोर्स है भाई, देख रहे हो ना, ये जो मेटल ऑक्साइड मिल रहा है फर्स्ट केस में वे उस मेटल को बर्न कराने पर मिल रहा है, और जो मेटल ऑक्साइड सेकंड केस में मिल रहा है उस मेटल को स्टीम के साथ रिएक्ट कराने पर मिल रहा है। यानी कि मेटल की ऑक्साइड दोनों केस में मिल रही है, ठीक है, दोनों केस में मेटल की ऑक्साइड मिल रही है, लेकिन उनके जो ऑब्टेनिंग सोर्स हैं, सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग वो अलग अलग है। एक में बर्न करके ऑब्टेन किया जा रहा है और एक में स्टीम से रिएक्ट करके। तो देखते हैं, इसे अगर हम बात करें इन फर्स्ट केस, तो देखो क्या हो रहा है, क्या एक्चुअली रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं छोड़ते, ये बस ये लिखते हैं क्या, मास ऑफ एलिमेंट है, कह लीजिए मास ऑफ मेटल क्या हो, 1.80 ग्राम है, ठीक है। लेकिन यहीं पे इसके मास ऑफ मेटल ऑक्साइड दिया है, मास ऑफ मेटल ऑक्साइड आपको गिवन है, कितना मिला है, 3.0 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करें, मास ऑफ ऑक्सीजन ऑब्टेन कर लें, मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि मेटल की ऑक्साइड में से हम क्या करेंगे, मेटल के मास को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ऑक्सीजन का मास मिल जाएगा। यहाँ से मिलेगा हमको, सब्ट्रैक्ट करिए 3.0 माइनस 1.80 यानी आपको मिलेगा 1.20 ग्राम। यानी कि मेटल का भी मास मिल गया आपको और ऑक्सीजन का भी मास
मिल गया। तो यहाँ से फर्स्ट केस में इनका रेशियो लेंगे, क्या लेंगे, मास ऑफ मेटल रेशियो लेना है, होल डिवाइडेड बाई किसके साथ, मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ। देखिए क्या मिलता है, मास ऑफ मेटल आपको यहाँ से मिलेगा 1.80 और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, देखिए ना 1.20। इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 18/12 यानी कि 1.5 ये 1.5 आया पहले केस में, ठीक है। इसी तरीके से देखिए सेकेंड केस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, हम सेकेंड केस यहाँ पे देखिए डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आपको वहाँ से क्लियरली दिख रहा होगा। सेकेंड केस में बात कर लेते हैं, मास ऑफ मेटल क्या है इस केस में, सेकेंड केस में मास ऑफ मेटल आपको दे दिया होगा भाई 1.5 ग्राम और मास ऑफ मेटल ऑक्साइड, तो यहाँ से इसका भी निकालो ना, शॉर्ट में बता रहे हैं। मास ऑफ ऑक्सीजन कैसे ऑपरेट कर लोगे, जैसे यहाँ पे मास ऑफ ऑक्सीजन हमने क्या किया था, उस मेटल के ऑक्साइड में जितना भी उसका मास था उसमें से हमने मेटल के मास को सेपरेट किया था, तो यही करेंगे। मेटल के ऑक्साइड 2.5 माइनस 1.5 1 ग्राम मिला, 1 ग्राम, यानी मेटल का भी मास मिल गया और ऑक्सीजन का भी मास मिल गया सेकेंड केस में। सेकेंड केस में इनका जो रेशियो है, मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाई मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है, देखो 1.5 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि 1.5। तो देखो क्या हुआ, इस एग्जांपल में दो अलग अलग तरीकों से वो मेटल के ऑक्साइड को ऑब्टेन किया जा रहा था। तो हमें चेक करना था कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन वैलिड है या नहीं। कांस्टेंट प्रोपोर्शन यानी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि आप कोई भी केमिकल कंपाउंड किसी भी अलग अलग सोर्स से, एक ही केमिकल कंपाउंड को किसी अलग अलग सोर्स से अगर आप ऑपरेट करते हैं तो हर सोर्स में आपको यह देखने को मिलेगा कि उसके जो एलिमेंट का मास रेशियो क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। तो यहाँ हो भी रहा है, दो केसेस में हमको मिल जाते हैं मेटल के ऑक्साइड, एक बार ऑक्सीजन के साथ बंद करने पर और एक बार स्टीम के साथ बंद करने पर। तो दोनों केस में हमने देखा तो भाई मेटल और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो था कितना मिला है, यहाँ भी 1.5 और यहाँ भी 1.5, यानी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यहाँ पे वैलिड है। इस तरह के क्वेश्चंस को आप अप्रोच करेंगे। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन समझ में आए तो अगला चलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की तरफ, ठीक है। इसे इरेज किया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये क्या कहता है भाई, एक्चुअली लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन देखिए ये लॉ दिया गया था बाय जॉन डाल्टन सर ने इसको दिया था। तो जॉन डाल्टन सर ने इस लॉ को दिया था, तो भाई उनको भी जरा जानते हैं भाई, इतना बड़ा काम किया था उन्होंने। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि व्हेन वन एलिमेंट, इसको लिख लेते हैं फिर समझाते हैं, व्हेन वन एलिमेंट कंबाइंस with another element to give more than one compound then देखिए यहाँ सारी बात समझ, then the mass of element which combines with fixed mass of another element with fixed mass of another element bears a simple whole ratio, अब ये बहुत जरूरी है समझना ये लॉ क्या है एक्चुअली लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कि इसको समझिए। स्टेटमेंट तो हमने लिख दिया, समझिए क्या है कि व्हेन वन एलिमेंट का मतलब होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कोई एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट है, वो किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करके, आपको पता है कि जब भी कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे से रिएक्ट करेगा तो एक नया सब्सटेंस जरूर बनेगा, ये तो पता ही है ना। तो होगा क्या कि अगर कोई एक एलिमेंट, ठीक है, किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके वो एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहा है,
ठीक है, मतलब कि एक एलिमेंट दूसरे से रिएक्ट किया और एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। तो उस केस में ये जो एलिमेंट है एक जो रिएक्ट कर रहा है दूसरे के साथ, ठीक है, उसके देखो इसको इस तरीके से ज्यादा प्रॉपर नहीं समझ में आएगा, इसको एग्जांपल जैसे मुझे लेकर समझ अभी तुरंत मैं एग्जांपल दे रहा हूँ फिर मैं समझा रहा हूँ। देखो एग्जांपल में जैसे मैं ले रहा हूँ व्हेन कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट। देखिए एग्जांपल इसलिए मुझे लेना पड़ रहा है ना क्योंकि एग्जांपल से काफी चीजें कभी कभी बहुत क्लियर होती है जो हमें एक्सप्लेनेशन में नहीं क्लियर हो पाती हैं। तो व्हेन कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स दे विल फॉर्म क्या क्या बनाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, वे कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकते हैं, ठीक, और CO2 भी बना सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब समझो क्या है कि ये एग्जांपल में यहाँ क्या हो रहा है कि कार्बन ऑक्सीजन अलग अलग एलिमेंट है, तो यहाँ एक टाइप का एलिमेंट है कार्बन, वे दूसरे टाइप के एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है। अब समझ में आ रहा है कि जब एक टाइप का एलिमेंट किसी दूसरे टाइप के एलिमेंट से रिएक्ट करता है और एक या एक से ज्यादा टाइप का कंपाउंड बनाता है तो उस केस में क्या होता है कि इनमें से जो एक एलिमेंट का मास फिक्स होगा, इनमें से जो एक एलिमेंट होगा, है तो दो ही एलिमेंट ना, तो इनमें से जो एक एलिमेंट होगा, एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास से बार बार रिएक्ट कर रहा होगा, तो उसके मास का जो रेशियो होता है ना वो सेम आपको एक सिंपल मिलेगा, सिंपल रेशियो मिलेगा। वो भी देखो जैसे मैं क्लियर करता हूँ, जैसे इसमें ये लिखूंगा कि इसमें ये लिखेंगे कि इन केस ऑफ इन CO जब कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है इस केस में इन CO 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विथ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 60 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक, इतना समझ में आ रहा है। अच्छा इन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के केस में देखिए 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विथ, अब 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो समझ में आ रहा है, आपको आना भी चाहिए। देखो क्या था, मैंने पहले बताया कि जब एक टाइप का एलिमेंट किसी दूसरे टाइप के एलिमेंट से रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके वो एक से ज्यादा कंपाउंड बनाता है, एक में कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, एक बार कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो उस केस में अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में क्या है, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट किया है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया है। तो यहाँ पे देखो कार्बन का जो 12 ग्राम है, यहाँ पे कार्बन का 12 ग्राम ऑक्सीजन के 16 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है और यहाँ कार्बन का ही 12 ग्राम ही, कार्बन का 12 ग्राम ही ऑक्सीजन के 32 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे एक एलिमेंट का मास फिक्स हुआ कि नहीं, देखो कार्बन का मास फिक्स हो गया तो ऑक्सीजन का मास देखो बदल रहा है बार बार, तो यहाँ ऑक्सीजन का डिफरेंट मास एक फिक्स मास ऑफ कार्बन से रिएक्ट कर रहा है और फिर वहीं पे ऑक्सीजन का डिफरेंट मास कार्बन के फिक्स मास से रिएक्ट कर रहा है, यानी कि 16 ग्राम ऑक्सीजन कार्बन के फिक्स मास यानी कि 12 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है और 32 ग्राम का ही ऑक्सीजन कार्बन के 12 ग्राम वाले कार्बन से ही रिएक्ट कर रहा है। तो कहने का मतलब कि ये जो हमने लिखा है कि द मास ऑफ एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, ऑक्सीजन का मास, ठीक है, वो कंबाइंस विद फिक्स मास ऑफ अनदर एलिमेंट। यहाँ पे देखो ना ऑक्सीजन दो ही एलिमेंट है ना, तो ऑक्सीजन का जो मास है, ऑक्सीजन का जो मास है वो कार्बन के फिक्स मास से रिएक्ट कर रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में 16 ग्राम ऑक्सीजन 12 ग्राम कार्बन से रिएक्ट कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड के केस में 32 ग्राम ऑक्सीजन 12 ग्राम ऑफ कार्बन से रिएक्ट कर रहा है। यानी कि ये जो ऑक्सीजन के मास हैं वे एक फिक्स मास ऑफ कार्बन से रिएक्ट कर रहे हैं। ऑक्सीजन, फाइनल कंक्लूजन बताने जा रहा हूँ, ऑक्सीजन के जो डिफरेंट मासेस हैं वे कार्बन के फिक्स मास से रिएक्ट कर रहे हैं। तो इस केस में ये जो ऑक्सीजन का जो अपना इनका जो मास है ना, इनका रेशियो क्या होगा, एक सिंपल रेशियो है इनके मास का रेशियो, यानी कि यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि मास रेशियो ऑफ ऑक्सीजन बियर्स सिंपल रेशियो, कौन सा, 16:32 या और 2 या यूँ कह लीजिए कि 2:4 या 1:2 ना हो जाएगा जी, 1:2। देख रहे हो क्या मैंने बताया, 1:2 एक सिंपल रेशियो है
फाइनली इसको समझाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, फिर भी एक बार फाइनली ये समझो कि कार्बन ऑक्सीजन अलग अलग रिएक्ट करके कभी कार्बन मोनोऑक्साइड कभी कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे थे। ठीक, तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का 16 ग्राम कार्बन के 12 ग्राम से रिएक्ट कर रहा था। कार्बन डाइऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का 32 ग्राम कार्बन के 12 ग्राम से रिएक्ट कर रहा था। यानी कि ऑक्सीजन के अलग अलग अमाउंट कार्बन के फिक्स अमाउंट से रिएक्ट कर रहे थे। तो इस केस में ये जो ऑक्सीजन का अलग अलग अमाउंट होगा उनका जो रेशियो होगा सिंपल रेशियो होगा, यानी कि ऐसा कुछ होगा 1:2 या 2:3 या 3:4, है ना। यानी कि सिंपल रेशियो का मतलब ये रेशियो मेंटेन रहना चाहिए। कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि 1:2 मिला तो अब अगला मिलेगा 3:5, है ना। ऐसा रेशियो कहीं देखने को ही नहीं मिलेगा जब भी कंपाउंड होगा। तो वो सिंपल रेशियो का मतलब ये रेशियो मेंटेन रहता है आगे चल करके। अगर इसके अलावा और भी और कंपाउंड बनाते हैं तो उनका भी आप देखते हैं ना, तो ऐसे ही 1:2 फिर उसके बाद अगला इसी से रिलेटेड रेशियो मिलता। तो ये एग्जांपल और समझ में आएगा जब और हम एक और एग्जांपल लेंगे, ठीक है, इसको और अच्छे समझ में आएगा। तो ये आई थिंक मुझे इसे मिटा देना चाहिए। और सॉरी मार्कर गिर जा रहा है, तो इतना समझ में आ गया, इसे इरेज करते हैं। और एक और लॉ बच चुका है हमारा जो कि इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सुनिए, अभी रहने देते हैं, आज के लेक्चर में बहुत ज़्यादा वो टाइमिंग नहीं हो गई है। तो जैसे अगर एक एग्जांपल एक होमवर्क ले लीजिए, जैसे समझ लीजिए यहाँ पे, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को तुम रिएक्ट कराओगे ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को, तो बहुत चीज बनेगी, मतलब बहुत कंपाउंड बन जाएंगे। नाइट्रोजन NO बन सकता है, ठीक है, N2O बन जाएगा, N2O3 बन सकता है, ठीक है, N2O5 बन सकता है, बात समझ में आ रही है। और NO हो गया, N2O बन सकता है, N2O3 बन सकता है, N2O5 भी बन सकता है। ये डिफरेंट कंपाउंड जब यार नाइट्रोजन ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बनेंगे, ठीक है। तो इसमें भी आप लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बहुत प्रॉपर तरीके, सॉरी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अच्छे से इसमें देखने को मिलेगा। तो आज तक की डिस्कशन में हम यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। आज तक के लेक्चर में यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। इस एग्जांपल को और इसके बाद के जो हमारे लॉ हैं उसको पढ़ते हुए हम अगले लेक्चर में आपके सामने मौजूद होंगे, ठीक है। तो आज तक के लिए बस इतना है। हाँ, अगले लेक्चर में याद रखिएगा इन दो एग्जांपल को कवर करते हुए, यानी इस एग्जांपल्स को और एक और लॉ बचा है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, उसको कवर करते हुए हम क्या करेंगे, कुछ और बेसिक टर्म्स केमिस्ट्री के उसमें डिस्कशन करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे टर्म्स हैं, मतलब कि सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह और केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज वगैरह ये सब डिस्कस करने वाले हैं हम नेक्स्ट क्लास में। और उसी में थोड़ा सा समय हम लेंगे इन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को समझाने में, जो कि एक बचा है। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम पूरी फुल एनर्जी के साथ मिलेंगे और आप लोग भी प्रॉपर तरह से इन चीज़ों को रिवाइज कर लीजिएगा। जो नेक्स्ट क्लास होने वाला है वो आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड छोटे छोटे टर्म्स यानी कि बेसिक चीज़ों से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।